कैपिटल बस्टिंग क्या होती है? Then capital busting is what? Capital busting is a process of evaluating investment and whose expenses in order to obtain the best return on investment. कैपिटल बस्टिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस हमारे पास होते हैं हम उसे इवेलुएट करते हैं और जो अपना फंडिंग है उनको हम ऐसी जगह एक्सपेंस करते हैं, एक्सपेंडिचर्स करते हैं, ऐसी जगह लगाते हैं जिससे हमें उन इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल सके. An organization would like to invest in all profitable projects, but due to the limitation on the availability of capital, an organization has to choose between different projects and investments. ऑब्वियसली हर कोई ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि वो ऐसे इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट में पैसा लगाए जिससे उसको बहुत ज़्यादा रिटर्न मिले, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि उतनी कैपिटल की अवेलेबिलिटी नहीं होती है कि वो सारे प्रोजेक्ट को चूज़ कर पाएँ. आप पूरी कैपिटल बस्टिंग को पढ़ते हुए आप ये मानिएगा कि आप एज अ फाइनेंशियल मैनेजर एक्ट कर रहे हो. आपको फाइनेंशियल मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना होगा कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल मैनेजर हो तो आपको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए. तो ऑब्वियसली आपको वहाँ पे प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करना है, पर कैपिटल बस्टिंग वो टेक्निक है जिसके थ्रू हम ये कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें इसका हमें डिसीजन मिल पाता है. तो हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि उसे प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करे, पर कैपिटल की अवेलेबिलिटी नहीं होती है. देन कैपिटल बस्टिंग हेल्प्स टू मेक डिसीजन रिगार्डिंग सिलेक्शन ऑफ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स एंड इन्वेस्टमेंट. तो ये कैपिटल बस्टिंग ही होती है जो हेल्प करती है डिसीजन लेने में आपको कि आप एग्जैक्टली कौन से प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करें. तो हम क्या करते हैं, कुछ डेफिनेशंस देखते हैं. तो अकॉर्डिंग टू ई नेमोस, capital busting or capital management may be defined as a process of determining which investment or allocation of long-term funds are to be made by enterprises. ये कैपिटल बस्टिंग या कैपिटल मैनेजमेंट भी कहते हैं, वो एक प्रोसेस है जिसमें हम ये डिटरमाइन करते हैं कि अपनी जो लॉन्ग टर्म फंड्स हैं उनको कहाँ एलोकेट करें, किस तरह के इन्वेस्टमेंट में लगाएं जिससे कि एंटरप्राइज को फ़ायदा हो. एक और डेफिनेशन लेते हैं. अकॉर्डिंग टू लिंच, कैपिटल बस्टिंग कंसिस्ट ऑफ प्लानिंग डेवलपमेंट ऑफ अवेलेबल कैपिटल फॉर द पर्पज ऑफ मैक्सिमाइजिंग द लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंसर्न. कैपिटल बस्टिंग क्या है? ये एक प्लानिंग है जिसमें हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास अवेलेबल कैपिटल है उनको हम एंटरप्राइज के या फर्म के ऐसे इन्वेस्टमेंट में लगाएं, ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करें जिससे कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो, प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके. अब वो प्रोजेक्ट कैसे होने चाहिए? ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होंगे, शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स की बात नहीं हो रही है, ये पूरा लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स की बात हो रही है कि हम ऐसे कौन से लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें कि जिससे हमें क्या हो, प्रॉफिटेबिलिटी मैक्सिमाइज हो सके. तो ये पूरा प्लान करना ही कैपिटल बस्टिंग है अकॉर्डिंग टू लिंच. नेक्स्ट देखते हैं. अकॉर्डिंग टू मिल्टन एच स्पेंसर, capital busting involves the planning of expenditure for assets, the return from which will be realized in future time period. तो कैपिटल बस्टिंग में क्या इन्वॉल्व होता है? प्लानिंग करना इन्वॉल्व होता है. कैसी प्लानिंग? कि हम ऐसे कौन से लॉन्ग टर्म एसेट्स में इन्वेस्ट करें, ऐसे कौन से लॉन्ग टर्म एसेट्स में एक्सपेंडिचर करें जिससे कि फ्यूचर में हमें बहुत ज़्यादा रिटर्न मिले. तो ओवरऑल बताऊं तो कैपिटल बस्टिंग क्या समझ में आ गया कि कैपिटल बस्टिंग एक प्रोसेस है जिसमें हमें बीइंग अ फाइनेंशियल मैनेजर ये सेलेक्ट करना होता है कि हम ऐसे कौन से लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में या कौन से ऐसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर दें अपने पैसे को जिससे कि फ्यूचर में हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले. हमें इन द सेंस हमारी फर्म को, हमारे एंटरप्राइज को, हमारे कंसर्न्स को ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले. तो ये एक डिसीजन का टूल है मैनेजमेंट के लिए जिससे वो डिसाइड कर पाती है कि वो कौन से बेस्ट अल्टरनेटिव प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करे. तो अब क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे कि प्रोसेस क्या होता है कैपिटल बस्टिंग, क्योंकि हमने मीनिंग डेफिनेशन देख ली. अब हम देखते हैं कि एक्चुअली कैपिटल बस्टिंग करनी हो तो हमें क्या प्रोसीजर अपनाते हैं. तो सबसे पहला आता है प्रोसेस, कौन सा? प्रोजेक्ट जनरेशन. हम इस प्रोसेस में क्या करते हैं? सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है अपने इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स को. मीन्स आपके पास कौन कौन से इन्वेस्टमेंट के लिए कौन कौन से प्रोजेक्ट सामने हैं, कौन कौन से प्रपोजल्स हैं आपके पास. आप उन सारे प्रपोजल्स की स्क्रीनिंग करते हो, राइट.
देन आप क्या करोगे, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन। अब आप क्या करोगे, जो भी अल्टरनेटिव प्रोजेक्ट्स, इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स आपके सामने दिख रहे हैं, जो भी प्रोजेक्ट्स दिख रहे हैं, आप उसे इवैल्यूएट करोगे। इवैल्यूएट करने का क्या मतलब हुआ कि बेनिफिट और कॉस्ट को एनालिसिस करना, बेनिफिट एंड कॉस्ट का एनालिसिस। आप ये समझिएगा, ये जो प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन की जो सेकंड प्रोसीजर है आपका, ये इसी के बेसिस पर सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं, क्योंकि इवैल्यूएशन ही करना है और यहीं से ही आपको बेस्ट मिलने वाला है। तो इवैल्यूएशन इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी कैपिटल बस्टिंग के न्यूमेरिकल हैं वो इवैल्यूएट ही करते हैं। इवैल्यूएट आप क्या करते हो, आप बेनिफिट और कॉस्ट को इवैल्यूएट करते हो। बेनिफिट और कॉस्ट का मतलब क्या हो गया कि आप ये कहोगे कि कितना हम कॉस्ट लगा रहे हैं, जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम कितना लगाएं और उस पर हमें कितना रिटर्न मिले, कितना बेनिफिट मिले। तो जब आपकी कॉस्ट कम और बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा, आप उसी प्रोजेक्ट को चूज़ करोगे। कि मान लो हम इसमें भी यही प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट में भी उतना ही कॉस्ट लगाए, दूसरे में भी इतना कॉस्ट लगाए, तीसरे में भी इतना सेम कॉस्ट लगा रहे हैं, पर कौन सा से हमको बेनिफिट ज़्यादा मिलने वाला है, जिससे हमें ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, हम उसी पे इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। तो इस तरीके से बेनिफिट और कॉस्ट को एनालाइज करके हम सारे जितने भी प्रपोजल्स हमारे सामने हैं उनको इवैल्यूएट करते हैं। ओके, तो हमने जनरेट कर लिया प्रोजेक्ट, मतलब सारे इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स को स्क्रीनिंग कर ली, आइडेंटिफाई किया, देन हमने क्या किया, इवैल्यूएशन कर लिया बेनिफिट एंड कॉस्ट के बेसिस पे। देन हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट सिलेक्शन। जैसे ही हमको पता चल गया कि हमें किस पे ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है कॉस्ट के रिस्पेक्ट में, तो हम उस प्रोजेक्ट को क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। राइट, अपनी प्रायोरिटीज़ को स्टैब्लिश करते हुए हम उसे सेलेक्ट कर लेंगे। देन क्या आता है, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन। प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन मतलब क्या हो गया कि अब आप उस प्रपोजल्स को इम्प्लीमेंट करने वाले हो, मतलब आपने जो प्रोजेक्ट चूज़ किया, जो इन्वेस्टमेंट चूज़ किया, अब आप उस पर फंडिंग लगाने वाले हो, ठीक, एग्जीक्यूट करोगे। एंड द लास्ट इज व्हाट, प्रोजेक्ट फॉलोअप। जब आपने सब कुछ कर लिया तो अब आप फॉलोअप लेगो कि एक्चुअली वह वैसे वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये ही पूरा प्रोसीजर है कैपिटल बस्टिंग का। सबसे पहले सारे प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट, सबसे पहले सारे प्रोजेक्ट्स को आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि कितने अल्टरनेटिव्स हैं आपके पास। देन आपको इवैल्यूएट करना है, कॉस्ट और बेनिफिट के बेसिस पे सबको इवैल्यूएट कर लो। अब जिससे ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है उसको सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद पैसे इसमें लगा दो, एग्जीक्यूट कर दो, और देन आप ये देखो कि सब एज इट इज़ हो रहा है कि नहीं, आप फॉलोअप लो उसका। तो ये तो इसका प्रोसीजर हो गया। ओके, नेक्स्ट हम जो कवर करने वाले हैं वो है क्या, कैपिटल बस्टिंग मेथड या इन्वेस्टमेंट अप्रेजल मेथड। अब ये वो टूल है, ये वो टेक्निक है जिसके बेसिस पे सारे न्यूमेरिकल्स लगने वाले हैं। मींस जो मैंने आपसे बोला कि इवैल्यूएशन करना प्रोजेक्ट को, वो यही टेक्निक के थ्रू हम इवैल्यूएट करते हैं सारे प्रोजेक्ट को। बेनिफिट और कॉस्ट का इवैल्यूएशन हम इन्हीं टेक्निक के बेसिस पे करते हैं। तो ये एग्जैक्टली दो तरीके की होती हैं। तो सबसे पहला क्या हो गया, ट्रेडिशनल टेक्निक या नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक। राइट, ये वो टेक्निक्स होती हैं जिन टेक्निक्स में टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं किया जाता है। अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है वो ऑलरेडी हमने एक वीडियो में डिस्कस कर लिया है, आपको लिंक में मिल जाएगा। ठीक, तो इन सारे टेक्निक्स में टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं किया जाता है। तो पहले टेक्निक क्या होगी, पे बैक पीरियड मेथड, पीबी मेथड। पे बैक पीरियड मतलब कि ये आपको वो टाइम पीरियड बताने वाली है जितने टाइम पीरियड में आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो आपको पूरा का पूरा रिटर्न मिल जाएगा। मीन्स मान लीजिए मैंने 2 लाख रुपए लगाए प्रोजेक्ट में, तो वो 2 लाख कितने साल में मुझे रिटर्न मिल जाएंगे, ये बात हम इस पे बैक पीरियड मेथड से कैलकुलेट करते हैं। ये और भी कई तरीके से होती है, इसमें और भी कई तरीके का कैलकुलेशन होता है। बेल आउट पे बैक होता है, डिस्काउंटेड पे बैक होता है, पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी भी होता है। इन पे बैक में ये 3 मेथड और भी होते हैं जिनके थ्रू हम ये कैलकुलेशन करते हैं। सेकेंड इज व्हाट, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड, दैट इज ARR मेथड। ARR मेथड क्या कहता है कि किस रेट से आपको रिटर्न मिल रहा है। राइट, आप जो पैसा लगाने वाले हो उस पर जो आपको रिटर्न मिल रहा है वो रिटर्न का क्या परसेंटेज है। ठीक, तो ARR मेथड आपको परसेंटेज में रिजल्ट देता है, जबकि पे बैक क्या देता है, टाइम पीरियड में आपको देता है। ठीक, तो ये ARR मेथड हो गया, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, किस रेट से आपको रिटर्न मिलता है। ऑब्वियसली हम जब इन्वेस्ट करते हैं तो कहते हैं ना, पूछते हैं 8% का रिटर्न मिल रहा है, 10% का रिटर्न मिल रहा है, 20% का रिटर्न मिल रहा है, रिटर्न किस रेट से मिल रहा है। तो ARR वो रेट बताता है। ठीक, सेकेंड मेथड क्या होता है कैलकुलेशन का, दैट इज आपका आ जाता है डिस्काउंटेड या मॉडर्न टेक्निक मेथड। मॉडर्न टेक्निक या डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक, ये वो मेथड्स होते हैं जिसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर किया जाता है। राइट, तो अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करते हुए हम किस तरीके से इन्वेस्टमेंट को डिसाइड करें कि कहाँ प्रोजेक्ट में पैसे डालने हैं। तो एक तो हो गया नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, दैट इज NPV मेथड। नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड मतलब ये हो जाता है कि जो पैसा आज आप लगा रहे हो, ठीक, प्रोजेक्ट में जो इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आज आप एक साथ लगा रहे हो, लेकिन जब आपको रिटर्न मिलेगा तो एक साथ नहीं मिलेगा, वो
एक साल में मिलेगा, फिर सेकेंड ईयर कुछ मिलेगा, फिर थर्ड ईयर, मतलब जितना भी प्रोजेक्ट की लाइफ होगी उतने हर साल आपको कुछ ना कुछ रिटर्न मिलेगा। तो एनपीवी में हम क्या करते हैं, जो कई सालों बाद रिटर्न हमें मिलने वाला है, हर साल हमें मिलेगा, उसकी वैल्यू आज कितनी है ये हम कैलकुलेट करते हैं। उसे कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। इनफ्लो मतलब जो आने वाला है, तो प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है उस कैश की जो इनफ्लो है, जो आने वाली, और हम उसे कंपेयर करते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो से, राइट। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो का मतलब क्या हो गया कि जो पैसा आप लगा रहे हो, जो इन्वेस्टमेंट में आप इन्वेस्ट करने वाले हो आज, तो आज आप इन्वेस्ट करते हो उसकी प्रेजेंट वैल्यू तो आपके सामने ही है। तो मतलब क्या हो गया कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो से हम माइनस करते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो को, और जो रिजल्ट आता है इनफ्लो माइनस आउटफ्लो वो कहलाता है एनपीवी। तो अगर इनफ्लो ज़्यादा रहा, मतलब पॉजिटिव एनपीवी आई, तो हम उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करते हैं और वहाँ इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, क्योंकि ये मानते हैं कि भाई हाँ इनफ्लो ज़्यादा है आपकी कॉस्ट से। तो हम दोनों का कंपैरिजन प्रेजेंट वैल्यू में करते हैं, आज क्या इनफ्लो का रेट है और आज का हम पैसा लगा रहे हैं तो हमें रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है या नहीं। तो एनपीवी इसके थ्रू आपकी कैलकुलेट होती है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। नेगेटिव एनपीवी तो हम प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, पॉजिटिव एनपीवी तो प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर देंगे। नेक्स्ट मेथड इज व्हाट, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। तो आईआरआर क्या होता है कि आईआरआर एक्चुअली वो रेट होता है जिस रेट पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो इज जस्ट इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। मीन्स इस रेट पे आपका आउटफ्लो और इनफ्लो का जो अमाउंट होता है वो दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो वो अगर उस रेट से ज़्यादा रिटर्न आपको मिलता है तो आपके लिए प्रॉफिटेबल होता है, अगर नहीं मिलता है तो आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं है। मतलब मेरा इनफ्लो आउटफ्लो जब इक्वल हो जा रहा है और या उससे नीचे जा रहा है तो हम उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट क्यों करेंगे। तो आईआरआर हमें एग्जैक्टली वो रेट बताता है, इसे डिस्काउंटेड रेट भी कहते हैं, हर्डल रेट भी कहते हैं, कट ऑफ रेट भी कहते हैं। तो आईआरआर वो रेट होता है। नेक्स्ट इज व्हाट, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड। तो जो पीआई मेथड होता है एक्चुअली वो इस मेथड के थ्रू हम क्या करते हैं, रिटर्न को 1 रुपये में मेज़र करते हैं। मीन्स जो भी हमें मिलने वाला है उसकी वैल्यू 1 रुपये में क्या है, वो मेथड उसको मेज़र करने का तरीका ही पीआई कहलाता है। अब होता क्या है कि समटाइम्स होता है कि 2 प्रोजेक्ट्स हमारे सामने हो रहे हैं जिन्हें हमें सेलेक्ट करना है, और दोनों ही प्रोजेक्ट्स की जो एनपीवी आ रही है वो सेम आ रही है। तो अब जब दोनों ही प्रोजेक्ट्स की एनपीवी सेम है तो हम कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें। तो हम उस टाइम पीरियड पे क्या करते हैं, हम पीआई चूज़ करते हैं कि इस रिटर्न को हम 1 रुपये में मेज़र करें। अगर 1 रुपये से जिसका ज़्यादा होगा हम उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर देंगे। तो पीआई के थ्रू रैंकिंग कर पाना बहुत ही इजी होता है। पीआई कैपिटल रैशनिंग के केस में भी बहुत हेल्पफुल होता है। जब कैपिटल रैशनिंग की सिचुएशन होती है, इन दैट केस पीआई के थ्रू ही हम रैंकिंग कर पाते हैं और प्रोजेक्ट को सेलेक्ट कर पाते हैं। तो ये वो सारे मैथड्स हैं, ये वो सारे टूल्स या टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू हम कैपिटल बजटिंग में प्रोजेक्ट्स को इवेलुएट करते हैं और डिसीजन लेते हैं कि हाँ भाई हमें कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना है जो हमें फ्यूचर में बहुत ज़्यादा रिटर्न देने वाली है। तो कैपिटल बजटिंग एक डिसीजन मेकिंग का टूल है जिसके थ्रू फाइनेंशियल मैनेजर डिसाइड कर पाता है कि उसे इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आगे वाले वीडियोस में हम इन सारे मेथड्स के थ्रू न्यूमेरिकल कैसे करेंगे, मीन्स एक्चुअली हमारे सामने जब प्रॉब्लम्स ऐसी हो, प्रोजेक्ट्स बहुत सारे हों, तो हम कैसे इवेलुएट करेंगे, हर एक मेथड के थ्रू हम वो देखेंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि एग्जैक्टली पेबैक पीरियड मेथड किसे कहते हैं और इससे कैलकुलेशन कैसे की जाएगी। तो payback period method represent the number of years required to recover the original cash outlay invested in a project। payback period method क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ ईयर्स को। मतलब जब भी आप payback period method कैलकुलेट करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो किस में आएगा, नंबर ऑफ ईयर्स में आएगा, जो क्या बताता है कि कि जो भी कैश आउटले जा रहा है, मतलब जो कैश आप इन्वेस्ट कर रहे हो प्रोजेक्ट में, वो कितने सालों में आपको रिकवर हो जाएगा। ओके, इट मीन्स वेयर द टोटल अर्निंग्स और नेट कैश इनफ्लो भी हम उसे कहते हैं फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इक्वल टू टोटल आउटले, जहाँ पे टोटल अर्निंग जो आपको उस प्रोजेक्ट से मिलने वाली है इक्वल हो जाती है टोटल आउटले के, जो आपसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो आपसे क्या वो कॉस्ट लगने वाली है, जो दोनों इक्वल करती है जिस टाइम पीरियड पे, वो पीरियड कहलाता है पेबैक पीरियड। मतलब अल्टीमेटली पेबैक पीरियड क्या हो गया कि वो टाइम पीरियड जब हम जितना भी इन्वेस्ट कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट में वो हमें रिटर्न मिल जाएगा, कितने सालों में वो सारा का सारा पैसा मुझे रिटर्न मिल जाएगा जितना मैंने लगाया है, तो उसको ही पेबैक पीरियड मेथड कहते हैं।
अच्छा, तो क्या एक्चुअली पेबैक पीरियड मेथड में क्या चीज़ होती है, कैश इनफ्लो होता है। कॉस्ट तो हम इन्वेस्टमेंट की लगाते ही हैं, पर जो हमें रिटर्न मिलता है, जो हमें इनफ्लो आती है, दैट इज़ कैश इनफ्लो, वो मेनली दो तरीके से आती है। एक तो होती है इवन कैश इनफ्लो, दूसरी होती है अनइवन कैश इनफ्लो। अब जब भी हम प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे होते हैं तो एक केस तो ये रहता है कि हमें पता है कि हर साल हमें 20 लाख रुपए आ ही जाएंगे, मीन्स जो हर साल की इनकम आने वाली है उसका अमाउंट फिक्स है, आपको पता है कि यही कैश हर बार आपको इनफ्लो होगी, तो उसे कहते हैं इवन कैश इनफ्लो। पर हर टाइप के प्रोजेक्ट या इन्वेस्टमेंट में ये पॉसिबिलिटी नहीं होती है कि हम ये पता रखें कि हर साल सेम कैश आने वाली है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें हम कैश एग्जैक्टली कितनी ही आएगी या सेम कैश आएगी, हर बार सेम कैश हम एज्यूम नहीं कर सकते या सेम कैश ही आए, ऐसा नहीं होता है। हर साल का कैश का इनफ्लो अलग अलग होता है, तो उसे हम कहते हैं अनइवन कैश इनफ्लो। तो हम दोनों ही केसेस में पेबैक पीरियड मेथड को अलग तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि फॉर्मूला क्या है इसका, इवन कैश इनफ्लो का और अनइवन का। तो इवन कैश इनफ्लो, जब आपको पता है कि कैश सेम आएगी हर साल, जितने साल भी प्रोजेक्ट है उस साल की इनकम सेम होने वाली है, तो हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं, पेबैक पीरियड इज इक्वल टू ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय नेट कैश इनफ्लो। ओके, वेयर नेट कैश इनफ्लो मीन्स अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स। तो पेबैक पीरियड मतलब क्या हो गया, आपने जो इन्वेस्टमेंट में लगाया, जो कॉस्ट लगाई, डिवाइडेड बाय आपको जो पैसा आने वाला है, नेट कैश इनफ्लो, एनुअल नेट कैश इनफ्लो, आपको हर साल जो इनकम आने वाली है उससे डिवाइड कर देना है और जो रिजल्ट होगा दैट इज पेबैक पीरियड। पर अब ये बात है कि नेट कैश इनफ्लो का मतलब क्या हो गया, नेट बोल रहा है, एनुअल नेट कैश इनफ्लो का मतलब क्या हो गया, अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स, ऐसी इनकम जिसमें टैक्स तो डिडक्ट कर दी गई है पर डेप्रिसिएशन को डिडक्ट नहीं किया गया है, इस तरह की इनकम को हम यहाँ पे इनकम मानेंगे। क्योंकि डेप्रिसिएशन को इसलिए हम नहीं करते हैं, उसको डिडक्ट नहीं, बिफोर डेप्रिसिएशन का मतलब डेप्रिसिएशन इनकम में इंक्लूड रहेगा, हम डेप्रिसिएशन का अमाउंट डिडक्ट नहीं करेंगे। और ऐसा इसलिए करते यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक नोशनल कॉस्ट होती है। एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो डेप्रिसिएशन की जो कॉस्ट लग रही है ये प्रोविज़न है, तो वो कैश में एक्सपेंस नहीं होता है। जब कैश में एक्सपेंस नहीं होता है तो उसको हम एक्सपेंस की तरह ट्रीट क्यों कर रहे हैं, तो हम इसलिए डेप्रिसिएशन को बिफोर रखते हैं, तो मतलब डेप्रिसिएशन डिडक्ट किए बिना की इनकम। तो इसीलिए पर टैक्स के लिए क्या होता है कि टैक्स तो हमेशा डेप्रिसिएशन वगैरह सारे एक्सपेंस होने के बाद ही टैक्स कैलकुलेट की जाती है। तो वो नेट कैश इनफ्लो क्या हो गया, ऐसी इनकम जिसमें डेप्रिसिएशन तो डिडक्ट नहीं की गई है लेकिन टैक्स डिडक्ट किया गया हो। अच्छा, ये फॉर्मूला याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। जैसे नॉर्मली हमें पता होता है कि अगर किसी ने मुझसे 1 लाख रुपए ले लिए, कितना 1 लाख रुपए किसी ने लिया, और मुझे पता है कि वो हमें हमेशा 1,000 रुपये करके वापस करेगा, 1,000 रुपये करके वो हर बार हमें वापस करेगा, तो हमें पता है कि हमारा पैसा कितने दिनों में रिकवर आएगा। हम क्या कहते हैं कि भाई 1 लाख दिया है, 1,000 करके वो देगा, तो इट मीन्स वो कितने दिनों में हमें रिटर्न कर देगा, 100 दिन, मतलब अगर हर दिन 1,000 देगा तो 100 दिन में हमें रिटर्न कर देगा। तो हमने क्या किया, 1 लाख डिवाइड बाई 1,000। सिमिलरली हमें पता करना है कि जितना हमने इन्वेस्ट किया वो कितने साल में रिटर्न आ जाएगा, तो हमने कितना इन्वेस्ट किया डिवाइडेड बाई हर महीने कितना आने वाला है या हर साल कितना आने वाला है, ये एनुअल होता है, हर साल कितना आने वाला है, हमें एग्जैक्टली रिजल्ट मिल जाता है क्योंकि पेबैक पीरियड ईयर में होता है। ओके, अब हम देखते हैं कि अगर कैश इनफ्लो अनइवन हुई तो क्या फॉर्मूला होता है। जब हमें पता नहीं है कि कैश कौन से अमाउंट से आएगी, कभी 2 लाख आएगी, कभी 10 लाख आएगी, कभी 15 लाख आएगी, कभी 1 लाख ही इनकम होगी, तो उस केस में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो पेबैक पीरियड इज इक्वल टू ई प्लस बी डिवाइड बाई सी। अब यहाँ पे ई क्या होता है, is equal to number of years immediately preceding the year of final recovery। मतलब E डिनोट करता है उस नंबर ऑफ ईयर को जिस ईयर तक आपकी रिकवरी होने वाली है, मतलब कि प्रीवियस ईयर, इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर। इस साल की रिकवरी की बात कर रहे हैं कि इस साल तक हमें 4 लाख मिल जाएंगे, तो 4 लाख इस साल मिल रहे हैं, इसके पहले वाले ईयर को हम ई कहेंगे। ओके, देन बी हम किसे कहेंगे, बैलेंस अमाउंट टू बी रिकवर्ड। अभी हमारा जितना अमाउंट रिकवर करने को बचा हुआ है, 4 लाख में से कितना अमाउंट अभी हमें पेमेंट मिलने को बाकी है, तो बैलेंस अमाउंट टू बी रिकवर्ड। एंड सी इज इक्वल टू व्हाट, कैश इनफ्लो ड्यूरिंग द ईयर ऑफ फाइनल रिकवरी। फाइनल रिकवरी जो जिस ईयर हमें कंफर्म कर देते कि हाँ ये रिकवरी का ईयर कंफर्म है, इस ईयर तक पूरी पेमेंट आ जाएगी, तो उस ईयर एक्चुअली कितना इनफ्लो होने वाला है उसे हम कहते हैं सी। तो फॉर्मूला इज इक्वल टू ई प्लस बी बाई सी।
एग्जैक्टली अगर जब हम अनइवन कैश फ्लो का कैलकुलेशन करेंगे पे बैक पीरियड का, तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा फॉर्मूला। अनइवन कैश इनफ्लो में होता है एग्जैक्टली ऐसा है कि जैसे कि हमको पता होता है कि 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल ऐसे इन कैश आने वाली है, पर जो मेरी 10 लाख लगी है वो किसी 5वें साल में नहीं एग्जैक्टली 10 लाख हमारा कवर हो रहा है, 6ठे साल में एग्जैक्टली कवर नहीं हो रहा है, 5 और 6 के बीच में कवर हो रहा है। तो एग्जैक्ट पीरियड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो वो जो एग्जैक्ट पीरियड जो 5 एंड 6 के बीच का पीरियड कैलकुलेट करना होता है वही है। तो 5th पीरियड हो गया ई, 6th पीरियड में जो इनकम आने वाली हो गई वो सी, और 5th और 6th की टोटल इनकम के डिफरेंस को हम बी कहेंगे। तो ये कैलकुलेशन जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो क्लियर हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये पूरा लगाने के लिए आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट जब कैलकुलेशन हम करते हैं, मैंने ऑलरेडी लेवरेज में भी ये बता रखा है, पर मैं यहाँ पे फिर से बताती हूँ क्योंकि ये ईबीटी पीबीटी जो भी बार बार आता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, तो इसके लिए आपको प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट का पता होना बहुत ज़रूरी है। एक बार जल्दी से इसको रिव्यू करते हैं। इसमें क्या होता है कि सेल्स या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो आपकी इनकम है उसमें से सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट को लेस करते हैं, जो आता है वो कॉन्ट्रीब्यूशन कहलाता है। उसमें से हम फिक्स कॉस्ट को लेस कर देते हैं, जो आता है वो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स या ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहता है। उसमें से हम इंटरेस्ट लेस कर देते हैं, जो आता है वो अर्निंग बिफोर टैक्स कहलाता है या प्रॉफिट बिफोर टैक्स कहलाता है। मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स के पहले तक हमने सारा एक्सपेंस लेस कर दिया, डेप्रिसिएशन वगैरह जितने भी खर्चे होते हैं सब खर्च। उसके बाद क्या करते हैं, सिर्फ टैक्स लेस करते हैं। टैक्स लेस करने के बाद जो आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसमें से अगर प्रेफरेंस डिविडेंड देना हो तो वो दे देते हैं। उसके बाद जो इनकम आती है दैट इज अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। हम चाहे एनपीवी कैलकुलेट करें, चाहे आईआरआर कैलकुलेट करें, चाहे हम पे बैक कर रहे हो, कोई भी कर रहे हो, हमें ये पीबीटी पैट ईबीटी का हमेशा टर्म्स मिलते रहेंगे। तो हमें ये पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली ये कैसे आता है। तो चलिए अब हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं, राइट। न्यूमेरिकल ले रहे हैं। न्यूमेरिकल क्या है कि अ प्रोजेक्ट कॉस्ट ₹50 lakh and earns annually a profit of ₹10 lakh after depreciation at the rate of 8% per annum but before tax of 50%. Calculate payback period. मतलब क्या हो गया कि एक प्रोजेक्ट है जिसमें पैसा कितना लगने वाला है, 50 लाख पैसे लगने वाले हैं, और इस प्रोजेक्ट्स में जो हमें हर साल इनकम आने वाली है एनुअली, हर साल की जो इनकम आने वाली है वो कितनी है, 10 लाख। तो बोला है हर साल 10 लाख आने वाले, तो मतलब दैट इज क्वेश्चन ऑफ इवन कैश इनफ्लो या अनइवन कैश इनफ्लो। ऑब्वियसली इवन कैश इनफ्लो, क्योंकि हमें पता है कि 10 लाख फिक्स है, 10 लाख ही इनकम हर साल आएगी। तो कैश फ्लो कैसा, इनफ्लो जो आने वाला है वो कैसा, इवन है, सेम है, हर साल 10 लाख आने वाला है। ओके, तो फॉर्मूला हम इवन कैश इनफ्लो का लगाएंगे। उसके बाद क्या कह रहा है कि ये जो 10 लाख का प्रॉफिट दिख रहा है हर साल का, वो कब का है, आफ्टर डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 8%। इस 10 लाख के प्रॉफिट में से डेप्रिसिएशन का अमाउंट डिडक्ट कर दिया गया है, बट बिफोर टैक्स 50%। पर अभी इस प्रॉफिट में से टैक्स को डिडक्ट नहीं किया गया है। ये 10 लाख का प्रॉफिट हमारे लिए रॉ है। अभी हमें इसे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बिठाने की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमें तो चाहिए होता है कुछ और यहाँ तो दे रहा है कि 10 लाख है डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद, पर टैक्स चार्ज करने के पहले। तो अब हमें पेबैक कैलकुलेट करना है, तो चलिए करते हैं हम। वी नो व्हाट इज पेबैक पीरियड। पेबैक पीरियड इज इक्वल टू ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय नेट कैश इनफ्लो। ओके, तो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट कितनी है, मतलब कॉस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट कितनी है, कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट कितनी है, 50 लाख। द नेक्स्ट इज व्हाट, नेट कैश इनफ्लो हमें चाहिए। इसी फॉर्मूले में पुट करने के लिए हमें नेट कैश इनफ्लो चाहिए। अब नेट कैश इनफ्लो का मतलब क्या हो गया, ऐसी अर्निंग जो आफ्टर टैक्स हो, मतलब टैक्स उसमें से डिडक्ट कर दिया गया हो लेकिन डेप्रिसिएशन डिडक्ट ना किया गया हो। ओके, हेयर गिवन इन क्वेश्चन अर्निंग आफ्टर डेप्रिसिएशन बट बिफोर टैक्स। ऐसी अर्निंग दी गई जिसमें से डेप्रिसिएशन तो डिडक्ट है, 10 लाख में से 8% का डेप्रिसिएशन डिडक्ट है, पर टैक्स डिडक्ट नहीं है, बट बिफोर टैक्स। इसको हम ये भी कह सकते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जैसे मैंने वहां पे दिखाया था अर्निंग बिफोर टैक्स, ईबीटी या पीबीटी, क्योंकि सारे एक्सपेंसेस डिडक्ट हो चुके हैं, अभी टैक्स डिडक्ट करना बस बचा हुआ है। ओके, देन नॉर्मली वी नो टैक्स इज चार्ज आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंसेस। टैक्स तभी चार्ज किया जाता है जब सारे खर्चे डिडक्ट कर दिए जाते हैं, तभी चार्ज किया जाता है। सो हेयर फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा कि डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड, डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है जो कि चार्ज कर दिया गया है। नाउ व्हाट वी डू, वी चार्ज टैक्स, क्योंकि टैक्स सारे एक्सपेंस के बाद करना होता है, तो हमें क्या करना होगा, पहले स्टेप में डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज कर दिया गया है तो हमें सिर्फ टैक्स चार्ज करना है। देन सेकेंड स्टेप इज व्हाट, आफ्टर दैट वी एड डेप्रिसिएशन बिकॉज वी नीड अर्निंग आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन डिडक्ट कर दिया गया है, पर बिफोर डेप्रिसिएशन पाने के लिए हमें क्या करना होगा, डेप्रिसिएशन का अमाउंट ऐड कर देना होगा, सिंपल है। तो चलिए अब इसे सॉल्व करके देखते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना दिया गया है, 10 लाख दिया है।
ठीक है, यही तो दिया है हमारा एनुअल प्रॉफिट बिफोर टैक्स का मतलब क्या हो गया, अर्निंग आफ्टर डेप्रिसिएशन बट बिफोर टैक्स। ओके, तो उसमें से हमने क्या किया, सबसे पहले टैक्स का अमाउंट डिडक्ट कर दिया, क्योंकि टैक्स हम तभी डिडक्ट करते हैं जब सारे खर्चे डिडक्ट हो चुके होते हैं। तो यहाँ डेप्रिसिएशन का खर्चा डिडक्ट हो चुका है तो लॉ हम टैक्स डिडक्ट कर देते हैं। टैक्स का रेट कितना है 50%, तो 10 लाख का 50% हमने निकाल लिया, कितना आ गया 5 लाख। अब हमें क्या करना होता है, ये जो आ गया हमारा क्या आ गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पैट आ गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। अब इसमें हमें क्या करना है, हमें चाहिए यही था कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन, यही तो हमारी नेट कैश इनफ्लो है। तो अब इसमें से हमें क्या करना है, बिफोर डेप्रिसिएशन के लिए हमें डेप्रिसिएशन ऐड कर देना है। डेप्रिसिएशन की परसेंटेज गिवन है 8%, तो सिंपल है, 50 लाख का 8%, कॉस्ट कितनी थी प्रोजेक्ट की 50 लाख, उसका 8% हमने डेप्रिसिएशन निकाल लिया, 4 लाख डेप्रिसिएशन आ गई। तो जो आया दैट इज 9 लाख, वो हमारा क्या हो गया, नेट कैश इनफ्लो या फिर अर्निंग आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रिसिएशन। अब हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ फॉर्मूले पे पुट कर देना, पे बैक पीरियड इज इक्वल टू ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय नेट कैश इनफ्लो, दैट इज एनुअल इन कैश इनफ्लो। फॉर्मूले में पुट करते हैं, 50 लाख की हमारी कॉस्ट थी, 9 लाख हमारा आ गया नेट कैश इनफ्लो, तो हमारा जो ईयर में आया आंसर क्या हो गया 5.55 ईयर्स। मतलब इतने टाइम पीरियड में, इतने ईयर्स में आपका पूरा 50 लाख रिपे हो जाएगा अगर हर साल इसी तरीके की इनकम हुई तो। हर साल कितनी इनकम आनी है हमने 9 लाख की। तो इस तरीके से हमने इवन कैश इनफ्लो पेबैक पीरियड में कैसे कैलकुलेट करते हैं देख लिया है। नेक्स्ट हम देख लेंगे कि अनइवन कैश इनफ्लो को अगर होता है तो हम पेबैक कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा काउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है। तो हमें पता है, जैसे हम प्रायर वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कैपिटल बस्टिंग क्या होती है, पेबैक पीरियड क्या होता है, और देन हम ARR की बात कर रहे हैं। तो ARR क्या है कि एक टेक्निक है कैपिटल बस्टिंग की, जहाँ पे हमें एक्चुअली कैपिटल बस्टिंग में करना क्या होता है कि हमें प्रोजेक्ट डिसाइड करना होता है कि हम किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करें, जो भी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट हैं उनमें हम कहाँ पे इन्वेस्ट करें। इसका जो डिसीजन लेने का होता है कि हम हाँ कौन सा डिसीजन लें, हम कहाँ इन्वेस्टमेंट करें, इसमें कैपिटल बस्टिंग हमें हेल्प करती है। ये सारी टेक्निक्स हमें बताती हैं कि हाँ ये आपके लिए बेस्ट है। तो ARR क्या होता है, ये हमें क्या मेजर्स करता है कि इट अटेम्प्ट्स टू मेजर द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन अ प्रोजेक्ट, कि जो भी प्रोजेक्ट या जो भी इन्वेस्टमेंट आपके सामने है उस पर आपको रिटर्न किस परसेंटेज या किस रेट से मिलने वाली है। ये जो कैलकुलेशन होती है वो हम ARR के थ्रू करते हैं। जैसे हम नॉर्मली सुनते हैं कि हाँ अगर हम इस FD में इन्वेस्ट करेंगे तो हमें 6.5 से 7% का इंटरेस्ट मिल रहा है, म्यूचुअल फंड में कर रहे हैं तो हमें कितना परसेंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब रिटर्न मिल जाता है, या हमको कितना रिटर्न अगर शेयर्स में करते हैं तो ऑल ओवर कितना रिटर्न हमें मिल जाता है ऑन एन एवरेज। तो हम कैलकुलेट करते हैं ना कि ऑब्वियसली हमें रिटर्न कितना मिल रहा है। तो ARR के थ्रू हम क्या करते हैं कि उस प्रोजेक्ट या उस इन्वेस्टमेंट के रिटर्न को कैलकुलेट करते हैं, राइट। इट इज़ अ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कैपिटल बस्टिंग। ऑब्वियसली ये एक टेक्निक है, ये टूल है कैपिटल बस्टिंग की, क्योंकि कैपिटल बस्टिंग हमें डिसीजन लेने के लिए हेल्पफुल है, और ये ही वो टूल है जिसके थ्रू हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है। तो ये एक ट्रेडिशनल मेथड है, मॉडर्न नहीं है। मॉडर्न में NPV, IRR वगैरह आते हैं, PI वगैरह आती है, जबकि ट्रेडिशनल में पेबैक और ARR आती है, राइट। दिस मैथड डज नॉट कंसीडर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये ट्रेडिशनल मैथड है, ऑब्वियसली इस मैथड में टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं किया जाता है कि मैं कैसे टाइम के अकॉर्डिंग मनी की जो वैल्यू है वो चेंज होती है। इस पोर्शन को ये अपने फॉर्मूले में या अपनी कैलकुलेशन में कंसीडर नहीं करते हैं, जबकि मॉडर्न मैथड इसे कंसीडर करती है। इट ऑल्सो नोन एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैथड और रिटर्न इन्वेस्टमेंट मैथड। हम इसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैथड भी कहते हैं या रिटर्न इन्वेस्टमेंट मैथड भी कहते हैं। तो ARR क्या हो गया, एक टूल, ये टेक्निक हो गई कैपिटल बस्टिंग की, जो कि ट्रेडिशनल टेक्निक है, जिसमें हम क्या करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं कि जो भी प्रोजेक्ट में हम इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं उस प्रोजेक्ट से हमें किस रेट से रिटर्न मिलने वाला है। तो ऑब्वियसली ARR का जब भी रिजल्ट आएगा वो परसेंटेज में आएगा, क्योंकि ये रिटर्न की परसेंटेज बता रहा होता है। तो चलिए हम इसका फॉर्मूला देखते हैं कि ARR को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू एवरेज एनुअल नेट अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 100। अब एक एक को हम समझते हैं। अब एवरेज एनुअल अर्निंग की बात कर रहा है तो एवरेज प्रॉफिट हम कैसे करते हैं, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। 10 साल का प्रॉफिट दिया है तो 10 साल के प्रॉफिट का टोटल डिवाइडेड बाय 10 साल। अगर 5 ईयर्स दिया तो 5 ईयर्स के टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 5 ईयर्स। तो नंबर ऑफ ईयर्स, जितने ईयर्स का आपको प्रॉफिट दिया हो उस प्रॉफिट का टोटल, राइट। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे आखिर एवरेज नेट अर्निंग आफ्टर टैक्स का क्या मतलब हो गया। तो
ईयरली प्रॉफिट या नेट अर्निंग आफ्टर टैक्स का मतलब हो गया प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। जैसा आपको पेबैक पीरियड में पता है कि पेबैक पीरियड में क्या होता है कि हम कौन से प्रॉफिट को ले रहे होते हैं बिफोर डेप्रिसिएशन बट आफ्टर टैक्स, लेकिन यहाँ पे हम कौन सा प्रॉफिट लेते हैं, प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स। मतलब सारा एक्सपेंस डिडक्ट कर दो, टैक्स डिडक्ट कर दो, उसके बाद जो प्रॉफिट आपका बचता है दैट इज पैट। पैट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो पैट हम यहाँ पे चार्ज करते हैं। ओके, वहीं इनिशियल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होगी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट दैट इज एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो एवरेज इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब हो जाता है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 प्लस स्क्रैप वैल्यू। मीन्स क्या हो गया कि इन्वेस्टमेंट होती है, प्रोजेक्ट्स होते हैं तो उसमें स्क्रैप वैल्यू गिवन होती है, सैलवेज वैल्यू के एट लास्ट इसकी क्या रेसिडुअल वैल्यू बच रही है कि सब कुछ होने के बाद भी क्या वैल्यू बचेगी। मान लीजिए मशीन है तो मशीन को लास्ट में सेल कर देंगे तो क्या वैल्यू बचेगी उसकी लाइफ को एंड होने के बाद, दैट इज योर स्क्रैप वैल्यू या सैलवेज वैल्यू। तो हम जब एवरेज इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो सबसे अगर स्क्रैप वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है तो पहले हमें क्या करना होगा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट में से स्क्रैप वैल्यू को डिडक्ट करके डिवाइडेड बाई 2 प्लस स्क्रैप वैल्यू करना होगा। अगर स्क्रैप वैल्यू गिवन नहीं है तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो हमारा एवरेज इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। तो ये तो हो गया अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो एक न्यूमेरिकल लेते हैं। तो क्वेश्चन है जो वो क्या है कि डिटरमाइन द एवरेज रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑफ 2 मशीन ए एंड बी। राइट, आपको ARR निकालना है और मशीन ए और मशीन बी 2 मशीन्स दी गई हैं जिनका डेटा आपको गिवन है। तो मशीन ए का कॉस्ट है 56,125, मशीन बी की भी कॉस्ट है 56,125। एस्टिमेटेड लाइफ इन अ ईयर्स है 5, मतलब मशीन की लाइफ कितनी है 5 ईयर्स की, और बी मशीन की भी लाइफ 5 ईयर्स की है। एस्टिमेटेड साल्वेज वैल्यू कितनी दी है 3000 और मशीन बी की कितनी गिवन है 2000 और टैक्स रेट गिवन है 25% एंड 25%। साल्वेज वैल्यू मीन्स कि जब ये मशीन अपनी लाइफ को एंड करेगी उसके बाद जो भी मशीन को अगर हम सेल करते हैं तो जो वैल्यू हमें रिकवर होके आएगी वो साल्वेज वैल्यू कहलाती है। राइट, तो ये आपका क्वेश्चन गिवन है मशीन के बारे में। ठीक, इसी मशीन में इन्वेस्टमेंट के लिए बात हो रही है क्योंकि कैपिटल बस्टिंग में हम प्रोजेक्ट की बात करते हैं कि कहाँ इन्वेस्ट करें, तो हम ARR के थ्रू डिसाइड करने वाले हैं कि मशीन ए हमारे लिए बेस्ट होगा या मशीन बी हमारे लिए बेस्ट होगा। तो अब क्या दिया गया है, अब बता रहा है कि एनुअल एस्टिमेटेड इनकम आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। तो मशीन ए और मशीन बी से एस्टिमेटेड इनकम जो लगाई जा रही है आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स वो ये है। राइट, अब पहली बात तो क्वेश्चन में देखिए साफ मेंशन है इनकम आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, मतलब यहाँ पे आपको सब कुछ करने के बाद की इनकम गिवन है। अगर यहीं पे हमें ये इनकम नहीं दी होती, बिफोर डेप्रिसिएशन एंड बिफोर टैक्स दिया होता तो हम उसकी कैलकुलेशन करते, पर यहाँ पे हमें क्या है गिवन है आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, और हमें पता है कि फॉर्मूले के हिसाब से हमें कौन सा अर्निंग चाहिए होता है, अर्निंग आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। तो अब क्या दिया है, इनकम ए एंड इनकम बी का फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, मतलब 5 ईयर्स तक जो इनकम आएगी दोनों मशीन से एस्टिमेटेड इनकम वो ये आपकी है। तो इनकम ए में 3375, 5375, 7375, 9375, 11375 एंड सेम ऐसे इसमें भी है। तो टोटल इनकम की बात करें तो 36,875 इनकम मशीन ए से मिलने वाली इनकम है और मशीन बी से मिलने वाली इनकम भी सेम है 36,875। ओके, डिप्रिसिएशन हैज़ बिन चार्ज्ड ऑन SLM बेसिस, मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक, तो ये तो हमारा पूरा क्वेश्चन है जहाँ पे हमें बता दिया गया कि मशीन कैसी है हमारी, सैल्वेज वैल्यू क्या है, टैक्स रेट क्या था, डेप्रिसिएशन क्या कैसे रहा होगा, और इन सब के बाद हमारी रिवेन्यू क्या एक्सपेक्ट की गई है। तो अब आप बताइए कि हमें ARR क्या मिलेगा और हमें कौन सी मशीन हमारे लिए बेस्ट है, मतलब किस मशीन में हम इन्वेस्टमेंट करें, कौन सी परचेज करें। ओके, तो चलिए सबसे पहले हमें क्या निकालना है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। हमें पता है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज एनुअल अर्निंग आफ्टर टैक्स, आफ्टर टैक्स है इसका मतलब आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स, डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 100। हम पहले देख चुके हैं इस चीज़ को और अच्छे से। तो सो क्या हुआ, एवरेज एनुअल अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब हमको निकालनी है एवरेज, निकालनी है अर्निंग आफ्टर टैक्स की। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स का तो दिया है, ये टोटल हमें गिवन है और हमें एवरेज निकालना है, जबकि हमने पहले देखा है कि ईयरली प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, तो हमें एवरेज एनुअल अर्निंग मिल जाएगी। तो मशीन ए की हम निकालते हैं, मशीन ए की अर्निंग हमारी कितनी है टोटल 36,875 और नंबर ऑफ ईयर्स कितनी है, ये जो पूरी अर्निंग है वो कितने सालों की है 5 ईयर्स की।
तो 5 ईयर्स। इसी तरीके से मशीन बी की भी कर लेते हैं। मशीन बी की भी टोटल अर्निंग कितनी है 36,875। कितने ईयर्स की अर्निंग है ये टोटल 5 ईयर्स की। तो एवरेज कितनी आ गई हमारी 7,375। सिमिलरली यहाँ पे भी क्योंकि सेम डेटा है तो 7,375। तो इसका मतलब एवरेज अर्निंग की बात करें तो एवरेज अर्निंग मशीन ए की भी 7,375 है और मशीन बी की भी सेम है। ओके, एवरेज एनुअल अर्निंग तो हमें मिल गई। अब क्या चाहिए हमें एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालना है। ARR कैलकुलेट करने के लिए हमें यही सब चीज़ें चाहिए। तो एवरेज इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। तो एवरेज इन्वेस्टमेंट राइट, हमें पता है कि एवरेज इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या होता है जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। फॉर्मूला क्या होता है हमारा? फॉर्मूला हमारा होता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जो हमारी इन्वेस्टमेंट हो रही है, माइनस हम क्या कर देते हैं स्क्रैप वैल्यू राइट, डिवाइडेड बाई हम क्या कर देते हैं 2, क्या करते हैं 2, और हम इसमें प्लस कर देते हैं वापस से स्क्रैप वैल्यू। ठीक, जो आती है वो हमारी क्या कहलाती है एवरेज इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब स्क्रैप वैल्यू लेस करके हम एवरेज कर देते हैं, उसके बाद स्क्रैप वैल्यू तो बाद में रिकवरी हो जाती है तो हम उसे ऐड ऑन कर देते हैं। तो हम इसी फॉर्मूले पे ए और बी का एवरेज इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट मशीन ए का कितना गिवन है 56,125। यही तो इन्वेस्टमेंट हो रही है, कॉस्ट जितनी होगी उतना आपको पे करना है। तो आपकी इन्वेस्टमेंट क्या हो गई, यही कॉस्ट। तो हम लिख देते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट की 56,125 माइनस क्या बोला स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू दैट इज योर सैल्वेज वैल्यू। सैल्वेज वैल्यू कितनी दी है 3,000। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे 3,000 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3,000। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। इसको जब आप कैलसी में कैलकुलेट करेंगे तो एकदम सिंपल है, आपको 56,125 माइनस 3,000 डिवाइडेड बाई 2 कर देना है इज इक्वल टू 26,562.5। अब इसमें आपको प्लस कर देना है 3,000। तो वैल्यू कितनी आ गई 29,562.5। हमने यहाँ लिख दी 29,562.5 करेक्ट। इसी तरीके से सेम फॉर्मूले में हम बी मशीन का भी पुट कर लेंगे। तो बी मशीन की भी कॉस्ट कितनी थी 56,125 सेम कॉस्ट थी, पर यहाँ पे साल्वेज वैल्यू कितनी गिवन थी, देखिए साल्वेज वैल्यू आपकी थी 2,000 की। तो चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर्मूले में 56,125 माइनस 2,000 डिवाइडेड बाई 2 होल प्लस 2,000 राइट। अब हम इसका भी सेम कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन वही है 56,125 माइनस 2,000 डिवाइडेड बाई 2 27,062.5 प्लस प्लस हमारा कितना हो जाएगा 2,000। तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई 29,062.50। तो ये हमें क्या मिल गया एवरेज इन्वेस्टमेंट हमें मिल गया। हमें मिल गई एवरेज एनुअल अर्निंग मिल गई, हमें मिल गया एवरेज इन्वेस्टमेंट, बस हमें कुछ करना नहीं है। ARR हमारा तुरंत निकल जाएगा, फॉर्मूले पे हम वैल्यू को पुट कर देंगे। तो क्या हो गया फॉर्मूले के हिसाब से 7,375 दैट इज आवर एवरेज एनुअल अर्निंग डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट दैट इज 29,562.50 मल्टीप्लाई बाई 100। सिमिलरली हम यहाँ पे भी सेम फिट कर देंगे 7,375 डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेस्टमेंट दैट इज 29,062.50 मल्टीप्लाई बाई 100 राइट। अब हम इसको जैसे हम इसके कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन वही सिंपल है 7,375 डिवाइडेड बाई 29,562.5 मल्टीप्लाई बाई 100। वैल्यू कितनी आ गई 24.947 मतलब 9.95। तो 24.95% आ गई। इसी तरह जब हम इसका कैलकुलेट करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 25.38% राइट। तो ये हमारा ARR कैलकुलेट हो गया। अब आप मुझे बताइए कि हमें दोनों मशीन का ARR निकल गया तो हमारे लिए कौन सी मशीन बेस्ट है। ऑब्वियसली जिस मशीन में इन्वेस्टमेंट करने पे रिटर्न आपको ज़्यादा मिलेगा आपके लिए वही मशीन बेस्ट होगी। तो रिटर्न 24 ज़्यादा है 25, ऑब्वियसली 25। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि हमारे लिए मशीन बी इज़ बेटर राइट। तो अगर हमें सेलेक्ट करना है तो हम कौन सा डिसीजन लेंगे कि हमें मशीन बी में इन्वेस्टमेंट
करना है। तो इस तरीके से हम AR कैलकुलेट करते हैं। लेकिन इसी समय मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, जैसे यहाँ पे तो हमें हर चीज़ मिल गई। क्या मिल गया? आफ्टर डेप्रिसिएशन और आफ्टर टैक्स का कैलकुलेशन हमें अपने आप मिल गया। अगर यही आफ्टर डेप्रिसिएशन और आफ्टर टैक्स हमें नहीं मिला होता, ये जो रिवेन्यू गिवन है यही रिवेन्यू हमें क्या दी गई होती? बिफोर दी गई होती, राइट। तो हम कैसे कैलकुलेट करते? एक बार इसको जरा सा जल्दी से देख लेते हैं। सपोज कर लीजिए आप यहाँ पे, हम यहाँ पे ये करते हैं आपका कि सिर्फ सेम डेटा को हम मशीन ए का लेते हैं, मशीन बी हम नहीं लेंगे, ठीक है। मशीन बी का नहीं, मशीन ए का रखते हैं, करेक्ट। अब देखिए सेम डेटा गिवन है, मशीन 6125 5 ईयर्स 3000 साल्वेज वैल्यू 25%, ठीक। और ये आपकी क्या है? रेवेन्यू गिवन है, राइट। ये रही रेवेन्यू गिवन है। अब आपको कैलकुलेशन करना है सेम। अब यहाँ पे कैसी रेवेन्यू गिवन है? बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। तो इसका मतलब आपको चाहिए क्या होती है? आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स। तो आपको क्या करना पड़ता है? आपको सबसे पहले इन सब से क्या कैलकुलेट करना पड़ता है? आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स। उसके बाद जाके हम वो वाला प्रोसीजर ऑप्ट करते हैं जैसा आपने क्वेश्चन में किया है। हम एक स्टेप पहले की बात करते हैं। अगर क्वेश्चन हमें नहीं दिया होता है सही मटेरियल और हमें मटेरियल तैयार करना पड़ता है फॉर्मूले के हिसाब से, तो हम कैसे करते हैं? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं हम क्या? कैलकुलेशन ऑफ अर्निंग आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। तो अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स गिवन है, ठीक है। अब आप क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन को इसमें से लेस करना पड़ता है। बिफोर डेप्रिसिएशन एंड बिफोर टैक्स है, तो पहले तो हम डेप्रिसिएशन का पार्ट लेस करेंगे, जो आएगा उसमें से टैक्स लेस कर देंगे और हमारी अर्निंग हमें मिल गई, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या लेस करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा? ये देखिए आप कैसे डेप्रिसिएशन निकलता है? कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस स्क्रैप वैल्यू दैट इज द साल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ मशीन। तो कॉस्ट कितनी है? 56,125 माइनस 3,000 डिवाइडेड बाय 5। डेप्रिसिएशन हमारा कितना आ गया? 10,625। अच्छा, क्वेश्चन में गिवन था कि SLM के बेसिस पे डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है, तो हमने क्या कर दिया? डेप्रिसिएशन का अमाउंट मेंशन कर दिया। 10,625, 10,625, 10,625, 10,625 एंड 10,625। अब इस अर्निंग में से सबसे पहले हमें क्या लेस कर देना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन। तो हमारा क्या आ जाएगा? अर्निंग आफ्टर डेप्रिसिएशन बिफोर टैक्स। तो जब हम लेस करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो कितना आ गया? 5,125 में से 10,625 लेस करेंगे 4,500। इसी तरह हम सारी वैल्यू पुट कर लेते हैं। 7,167, 9,833, 12,500 एंड 15,167। अब आपने क्या करिए? डेप्रिसिएशन को लेस कर दिया उस प्रॉफिट में से। अब प्रॉफिट आ गई। अब प्रॉफिट में से हमें क्या लेस करना होगा? टैक्स। मतलब ये कैसे आया? इस फर्स्ट स्टेप में से हमने सेकेंड स्टेप को लेस करके ये निकाल लिया। अब क्या आ गया? टैक्स। टैक्स का रेट गिवन था 25%, तो हम 4,500 का 25% टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए सिंपल, 4,500 मल्टीप्लाई बाई 25%, कितना आ गया? 1125। इसी तरह से हम सभी का सेम, सभी के प्रॉफिट पे 25% का टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे। मैं वैल्यू पुट कर देती हूँ, कैलकुलेशन सेम ही रहेगी। 2458 3125 3792। अब जब टैक्स निकल गया इस बार, तो हम क्या करेंगे? इस प्रॉफिट में से टैक्स का अमाउंट लेस कर देंगे। प्रॉफिट में से डेप्रिसिएशन लेस कर दिया, जो आया उसमें से टैक्स लेस कर दिया, जो आएगा वो हमारा नेट प्रॉफिट हो जाएगा। तो 4,500 मतलब आपका ये जो 3 आया, 1 - 2 के बाद जो रिजल्ट 3 आया, 3 में से हमने ये 4 वाले कॉलम को लेस कर दिया तो हमारा 5 कॉलम आ गया। तो 4,500 माइनस 125 कितना आ जाएगा आपका? 3,375। इसी तरह से हम क्या करें? 5,375, 7,375, 9,375, 11,375। अभी क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया वहाँ पे क्या था? आपको ये वैल्यू पुट की गई थी, मतलब ऑलरेडी गिवन थी। आफ्टर डेप्रिसिएशन आफ्टर टैक्स 3,375, 5,375, 7,375, 9,375 आपको ऑलरेडी गिवन था। अगर यही नहीं गिवन होता तो आप ये कैलकुलेशन करते, राइट, आप इस प्रॉफिट तक पहुँचते। समझ में आया? उसके बाद तो आप सेम वैसे ही AR सॉल्व करते जैसे हमने सॉल्व किया है। तो मीन्स हमें इसी फॉर्मूले के हिसाब से डेटा चाहिए होता है। अगर नहीं दिया है तो हम कैलकुलेट करेंगे, फिर हम उस प्रॉफिट को पाएंगे और देन प्रोसीजर को अप्लाई करेंगे। तो आई होप आपको AR क्लियर हुआ होगा। नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड के थ्रू न्यूमेरिकल सॉल्व करना सीखेंगे, लेकिन इससे पहले हम नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो NPV क्या है? कैपिटल बस्टिंग की एक टूल है, टेक्निक है, राइट। NPV डिस्काउंटेड टेक्निक होती है। मैंने पहले भी बताया रखा है, ट्रेडिशनल मॉडर्न टेक्निक होती है। ट्रेडिशनल को हम नॉन डिस्काउंटेड भी कहते हैं, जिसमें पे बैक और ARR मेथड आते हैं। और मॉडर्न टेक्निक में जो होता है, जिसे डिस्काउंटेड टेक्निक भी कही जाती है, जिसमें हमारा NPV, IRR और
आपका PI आता है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आता है। तो ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं ट्रेडिशनल एंड नॉन डिस्काउंटेड मेथड को, मतलब पेबैक और ARR को, लेकिन अब हम यहाँ पे मॉडर्न टेक्निक में स्टार्ट करते हैं NPV को। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू, तो यहाँ पे क्या हो गया, हमें क्या करना है, नेट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, किस चीज़ की, प्रेजेंट की। नेट प्रेजेंट वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं, राइट। अब होता क्या है, कैपिटल बस्टिंग में हमें क्या करना है, कैपिटल बस्टिंग टूल्स हमें किस में हेल्प करने वाले हैं, डिसीजन लेने में। किस चीज़ का डिसीजन लेने में, कि हमें कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी है और कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। जो प्रोजेक्ट हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा हम उसी में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो NPV वो टेक्निक है जो हमें बताती है, जो हमें हेल्प करती है कि हम ये एनालिसिस कर पाएँ कि हाँ हमें इस प्रोजेक्ट में फ़ायदा होगा या फिर नहीं होगा, राइट। तो अब ये जो मेथड होता है इसको अलग अलग निकनेम से भी जानते हैं, तो देखते हैं। दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सेस प्रेजेंट वैल्यू मेथड, प्रेजेंट वैल्यू का एक्सेस, और नेट गेन मेथड, एग्जैक्टली कितना गेन हुआ है। इन्वेस्टर्स मेथड, इन्वेस्टर्स जिसके थ्रू ऑप्ट करते हैं कि हाँ हमें यहाँ इन्वेस्टमेंट करना है। या डिस्काउंटेड बेनिफिट कॉस्ट रेशियो, क्योंकि इसमें क्या होता है, डिस्काउंटिंग की जाती है, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है और बेनिफिट और कॉस्ट क्या मिलेगा और क्या आपने लगाया इसका रेशियो कैलकुलेट किया जाता है, और जो रिजल्ट होता है उसके बेसिस पे हम डिसीजन ले लेते हैं, right? This method considers the time value of money and attempts to calculate the return on investment by introducing the factor of time elements. Obviously NPV एक मॉडर्न टेक्निक है और डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक कही जाती है। तो ये जो सबसे बिगेस्ट एलिमेंट होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, यहाँ पे NPV में हम उसे कंसीडर करते हैं। मतलब NPV कहता है या एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करने का मतलब क्या हो गया कि वो कहता है कि हम मनी की वैल्यू को टाइम के अकॉर्डिंग मेजर करेंगे। तो NPV एग्जैक्टली कहना क्या चाहता है कि उसका मतलब होता है कि जो रेवेन्यू हमें बाद में मिलने वाली है उसकी वर्थ जो है आज ज़्यादा होगी रैदर देन जो हमें फ्यूचर में मिलने वाला है। तो हमें इसीलिए सारे रेवेन्यू को जो भी इनफ्लोज फ्यूचर में मिलने वाले हैं उसकी वैल्यू को आज के दिन में क्या वैल्यू आती है वो कैलकुलेट करना चाहिए। तो इसीलिए क्या कहता है, इस इन्वेस्टमेंट में हम रिटर्न को कैलकुलेट करते हैं टाइम एलिमेंट को इंट्रोड्यूस करते हुए, राइट। तो इसमें हम क्या करते कैसे हैं, ऑल कैश फ्लोज, जितने भी कैश फ्लो हो रहे हैं, कैश इनफ्लोज और कैश आउटफ्लोज, मीन्स जो आपको इनफ्लो आने वाला है या आपका जो कैश जाने वाला है आउटफ्लो, उसे हम क्या करते हैं, डिस्काउंट कराते हैं एट अ गिवन रेट, जो भी रेट प्रिस्क्राइब होता है, एंड देयर प्रेजेंट वैल्यूज आर एसर्टेन। मीन्स हम करते क्या NPV में, हम जितने भी हमारे कैश फ्लोज हैं चाहे वो इनफ्लो हो या आउटफ्लो, उसको हम डिस्काउंट करते हैं और आज की प्रेजेंट की वैल्यू एसर्टेन कर लेते हैं और उसी के बेसिस पे हम अपना डिसीजन लेते हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट करना है या फिर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन मैनेजमेंट हैज ऑलरेडी डिटरमाइंड द मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न, दैट इज कट ऑफ रेट, डिस्काउंटेड रेट, इन नेम से भी उन्हें जानते हैं, एज देयर पॉलिसीज। तो हम NPV का मेथड तभी अप्लाई कर सकते हैं जबकि हमें पता हो कि हमें किस रेट से डिस्काउंट करना है। हम फ्यूचर की वैल्यूज़ को आज कैलकुलेट करके लेके आने वाले हैं पर किसी रेट के थ्रू ही लेके आने वाले हैं। तो जब मैनेजमेंट को वो मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एटलीस्ट इस रेट से हमें रिटर्न मिल रहा होगा, तो वो मैनेजमेंट को क्या होता है, पता होता है। जब उन्हें ये डिटरमाइन कर चुके होते हैं, उन्हें ये पता होता है, तभी हम NPV का यूज़ कर पाते है, राइट। तो अल्टीमेटली NPV क्या हो गया है, NPV में हम क्या करते हैं, हम प्रोजेक्ट को एनालिसिस करते हैं कि आज जो हमारा पैसा लग रहा है उसकी आज क्या वैल्यू है और जो हमें फ्यूचर में उस प्रोजेक्ट से इनफ्लो आने वाला है उसकी आज क्या वैल्यू है। दोनों को कंपैरिजन करते हैं, जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट के बेसिस पे हम इन्वेस्टमेंट करेंगे या नहीं ये डिसाइड करते हैं। उसी रिजल्ट को हम NPV कहते हैं। एक बार इसका फॉर्मूला हम देखते हैं। तो फॉर्मूला इज NPV, that is net present value is equal to present value of cash inflow, that is PVCIF, present value of cash inflow, minus present value of cash outflow, that is PVCOF, present value of cash outflow। इन दोनों को लेस करने के बाद, कंपैरिजन करने के बाद जो रिजल्ट आता है दैट इज कॉल्ड NPV। और अब हम ऐसे भी बता दें क्योंकि चूंकि हमें कैपिटल बस्टिंग में क्या करना है, डिसीजन लेना है। तो अब जब हम NPV पा जाते हैं तो हम डिसीजन कैसे लेते हैं, तो इफ रिजल्ट, जो आपका रिजल्ट है दैट इज योर NPV, इफ रिजल्ट
मोर देन ज़ीरो, ज़ीरो से ज़्यादा आया है तो हम उसे क्या कहते हैं, पॉजिटिव एनपीवी आई। अगर पॉजिटिव एनपीवी है तो हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर रिजल्ट आपका लेस देन जीरो आया तो हम क्या कहेंगे, नेगेटिव एनपीवी है। और जब ये नेगेटिव एनपीवी होगा तो ऑब्वियसली हम प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देंगे। अगर रिजल्ट आपका इक्वल टू ज़ीरो आया तो हम कहते हैं एनपीवी निल है, और हम ये डिसीजन मैनेजमेंट पे है कि वो इन्वेस्ट करना चाहे तो करे, ना करना चाहे तो ना करे, दैट इज़ न्यूट्रल। अब ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये इन जनरल कॉन्सेप्ट है। भाई आपको जो मिलने वाला है ज़्यादा मिलेगा, जितना आप दे रहे हो उससे ज़्यादा मिलेगा तभी तो आप प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करोगे। अगर आपका लग ज़्यादा रहा है, पैसे ज़्यादा खर्च हो रहे हैं और आपको रिवेन्यू कम मिल रही है तो फिर आप उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करोगे, बिल्कुल नहीं करोगे। और अगर दोनों ही इक्वल है, जितना लग रहा है और जितना मिल रहा है दोनों इक्वल हो जा रहे हैं, मतलब ज़ीरो आ रहा है, तो आपके ऊपर है, आप चाहो तो इन्वेस्ट करो, चाहो तो इन्वेस्ट नहीं करो। तो ये कोई फॉर्मूला नहीं, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। बस यहाँ पे ये है कि यहाँ पे कोई एवरेज वगैरह नहीं किया जाता जैसे इसके प्रायर मेथड में किया जाता है। यहाँ सीधा हम कैलकुलेशन करते हैं, सारे रिवेन्यूज़ को कैलकुलेट कर रहे होते हैं। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, सीधा न्यूमेरिकल पे आते हैं, एक न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, राइट। तो चलिए लेते हैं, तो एक न्यूमेरिकल क्या है हमारा, A choice is to be made between two competing projects which require an equal investment of rupees 50,000 and are expected to generate net cash inflows as are under. Means क्या हो गया, दो competing projects हैं, प्रोजेक्ट फर्स्ट एंड प्रोजेक्ट सेकंड, प्रोजेक्ट वन एंड सेकंड। क्या है, दोनों कंपीटिंग है, दोनों में सेम इन्वेस्टमेंट लगने वाला है, लेकिन जो एक्सपेक्टेड रिवेन्यू गेस की जा रही है, जो एक्सपेक्टेड रिवेन्यू है वो गिवन है आपके सामने। तो अब क्या करना है, आपको डिसाइड करना है कि मुझे इनमें से कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कौन से में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। तो क्या है, रिवेन्यू कैसी है, प्रोजेक्ट फर्स्ट की 25, 15, 10 और फोर्थ ईयर में कोई रिवेन्यू नहीं होगी, फिफ्थ में 12 एंड 6, इसी से सेकंड की रिवेन्यू गिवन है। उसके बाद क्या कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मीन्स ये जो 50,000 लगेंगे उस पर जो आपको मिलने वाला है, मतलब उस केस पे जो रिटर्न आने वाला है, किसी कॉस्ट ऑफ कैपिटल दैट इज रिटर्न रेट ऑफ मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न, दैट इज हर्डल रेट, दैट इज डिस्काउंटेड रेट, दैट इज कट ऑफ रेट, कि किसी भी नेम से मेंशन हो सकता है आपके क्वेश्चन में। तो 10% है। यूजिंग डिस्काउंटिंग कैश फ्लो मैथड रिकमेंडेड विच प्रपोजल इज टू बी प्रिफर्ड। आप डिस्काउंटिंग कैश फ्लो मेथड को यूज़ करिए और हमें बताइए कि इन दोनों में से कौन से प्रोजेक्ट को चूज़ करना चाहिए। तो हम एनपीवी के थ्रू देखते हैं कि हमें कौन से प्रोजेक्ट को चूज़ करना चाहिए, करेक्ट। तो स्टार्ट करते हैं। हमें क्या पता है, हमें निकालना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, ठीक। तो इसका मतलब हमको सबकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। ये सारे के सारे पैसे कब, फ्यूचर में आने वाले हैं, आज नहीं फ्यूचर में आने वाले हैं। हमें इन सब की वैल्यू कब निकालनी, इन सब की वैल्यू लानी है आज की डेट पे, दैट इज जीरो पे इन सारी की वैल्यू लानी है। जो 6 साल बाद 6,000 हमें मिलने वाले उसकी वैल्यू आज क्या होगी, हमें ये सारी वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी होगी, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। और आउटफ्लो तो मुझे पता ही है 50,000, तो 50,000 आज ही लगने वाले हैं, तो दैट इज प्रेजेंट वैल्यू तो मुझे गिवन नहीं है, तो अभी हमें आउटफ्लो के साथ कुछ भी नहीं करना है, राइट। लेकिन अगर आउटफ्लो भी हमारा 2-3 इंस्टॉलमेंट में जा रहा होता तो हम उसकी भी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो क्वेश्चन इज कि प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा प्रोजेक्ट फर्स्ट एंड प्रोजेक्ट सेकंड में, हम दोनों एक साथ करते हैं, ठीक। अब कैसे कर रहे हैं, कैश इनफ्लोज हमें गिवन है, ठीक है। प्रोजेक्ट वन का हम पहले देखते हैं। कैश इनफ्लोज हमारे सामने है 25, 15, 10, 12 एंड 6, 4, फोर्थ ईयर में कोई इनफ्लो नहीं हुआ है। 10% का प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है आपको, 10% का रेट दिया है, हर्डल रेट या कट ऑफ रेट आपका 10% दिया गया है। अब हमको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालना होगा 10% के रेट से। 10% के रेट से प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या होता है पहले ये समझते हैं, जो कि हम TVM में टाइम वैल्यू ऑफ मनी के वीडियो में अच्छे से समझा चुके हैं, बट स्टिल मैं बता दे रही हूँ। हम 1 रुपये की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं कि 1 रुपये की वैल्यू, 1 रुपये जो आज है वो 10 साल बाद क्या होगा, 5 साल बाद क्या होगा, 4 साल के बाद क्या होगा, तो आने वाले ईयर में उस 1 रुपये की वैल्यू क्या होगी, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। तो हम 10% के रेट से इस फैक्टर को कैलकुलेट करते हैं, करेक्ट। अब फैक्टर कैसे निकलेगा, या तो फैक्टर आपके क्वेश्चन में गिवन होगा, पहली चीज़। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, सिर्फ रेट मेंशन है, तो क्वेश्चन में वहाँ पे आपको एक एनोटेड आपको टेबल दे दी जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का टेबल दे दिया जाएगा। उस टेबल से आपको 10% की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगर आपके पास दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं है, ना तो आपको क्वेश्चन में गिवन है रेट का
प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर और ना ही आपके पास वो टेबल है, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे वो मेथड मैं आपको सिखा दे रही हूँ। सिंपल, जो आपके 12 डिजिट के साइंटिफिक कैलकुलेटर की बात नहीं कर रही हूँ, सिंपल कैलकुलेटर आपके सामने होगा, मैंने टीवी में भी सिखा रखा है, फिर भी सिखा रही हूँ, आप उसी से कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमें क्या है 10% के रेट से निकालना है। फर्स्ट ईयर में 1 रुपये की क्या वैल्यू होगी, सेकंड में क्या होगी, थर्ड में क्या होगी, सबकी निकालनी है। तो 100 राइट डिवाइडेड बाई हमारा 10% का रेट गिवन है, तो हम करेंगे 100 में 10 प्लस करके, मतलब 110, तो डिवाइडेड बाई 110 कर दिया। अब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई प्लस करना है, 1 and 2 टाइम्स मल्टीप्लाई प्लस कर दिया। अब क्या है वैल्यू 0.909, तो ये हमारी फर्स्ट ईयर की वैल्यू आ गई। हम यहाँ पुट कर देते हैं 0.909, करेक्ट, 3 डिजिट तक हम लेंगे, यहाँ पे था सी। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड की निकालनी है, बस इक्वल प्लस कर दीजिए, आ गया 0.826, हमें 0.826। फिर नेक्स्ट चाहिए, हमें कुछ नहीं करना है, अगेन इक्वल प्लस कर देना है, 0.7513, 0.7513 का रहने देते हैं। नेक्स्ट का अगेन इक्वल 0.683, अगेन इक्वल 0.621, राइट, 0.621 अगेन इक्वल 0.564, राइट, तो 0.564 हमें मिल गई है। अगर आपको एनुटी निकालना होता, है इसी 6 ईयर्स का, तो मैं बता दे रही हूँ, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। मेरी कैलसी पे जीटी की बटन नहीं है, कैश बेस पे जीटी की बटन नहीं है। अगर आपकी कैलसी पे जीटी की बटन होगी, बस आप इतने के बाद सिर्फ जीटी की बटन प्रेस कर देंगे, आपको इनका एनुटी फैक्टर निकल जाएगा। सिर्फ जीटी की बटन, इतने के बाद सिर्फ जीटी की बटन प्रेस करनी होती है, एनुटी निकल जाता है। ओके, अब मुझे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर मिल चुका है क्वेश्चन का, राइट। अब नेक्स्ट काम क्या हो गया, 25, तो हमें पता चले 1 रुपये की वैल्यू जो है 1 साल बाद सिर्फ 0.909 पैसे होंगी, तो हम 25,000 की वैल्यू जो 1 साल बाद आने वाली है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 25,000 मल्टीप्लाई बाई 0.909, तो वैल्यू आ जाएगी 22,725। इसी तरह से हम 15,000 मल्टीप्लाई बाई 0.826 कर लेंगे, राइट, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 12,390। इसी तरह से नेक्स्ट का करेंगे तो 7510, चूँकि यहाँ पे कोई इनफ्लो ही नहीं है तो यहाँ पे वैल्यू निल रहेगी। देन 7,452 एंड देन 3384, करेक्ट, हमें कैश इनफ्लो मिल गया। अब हम क्या कर देंगे, इनका टोटल कर देंगे, राइट। टोटल आपको सिर्फ सबका प्लस कर देना है, सबका प्लस कर देंगे, राइट। मैं कैलकुलेट करके नहीं दिखा रही हूँ, सभी का बस प्लस कर देंगे, तो जो वैल्यू हमारे सामने आएगी दैट इज़ 53,461। ये क्या आ गई, ये आ गई, ये सारे इनफ्लोज थे और आपने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के थ्रू मल्टीप्लाई करके निकाला, तो दैट इज़ योर प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो आ गई आपके सामने। अब आपको एनपीवी के लिए क्या करनी थी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो माइनस कर देनी थी। तो इस क्वेश्चन में तो कुछ और गिवन नहीं था, तो हमें आउटफ्लो पता है 50,000 का हमारा सीधा एक साथ जा रहा है, अभी जा रहा है, तो यही हमारी प्रेजेंट वैल्यू हो गई, इनिशियल इन्वेस्टमेंट ही, तो हम लिख देंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो दैट इज़ 50,000, राइट। हमने इसमें से माइनस कर दिया, जो वैल्यू आई दैट इज़ 3,461, ये हमारी एनपीवी आ गई। एनपीवी पॉजिटिव है, हाँ पॉजिटिव है, क्योंकि हमारा रेवेन्यू ज़्यादा है हमारी कॉस्ट से, तो पॉजिटिव एनपीवी गई। सिमिलरली हमको क्या करना है, सेकंड प्रोजेक्ट में भी करना है, तो सेकंड प्रोजेक्ट भी 10% के इन्वेस्टमेंट के साथ ही था, तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हमें पता ही है, हम रख लेंगे 0.909, 0.826, 0.751, 0.683, 0.621 एंड 0.564। अब हमें क्या करना है, इनफ्लो को प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है और वैल्यू पुट कर देनी है। तो 9090 हो गया हमारा, 9912, 13518। इसी तरह बाकी सबकी भी वैल्यू लिख दे रहे हैं, 7075, 4968 एंड 2256। मल्टीप्लाई करेंगे, सेम वैल्यू हमारी आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, सारी प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लोस को क्या करना है, टोटल करना है, एग्जैक्टली हमें कितना रेवेन्यू आ जाएगा आज की डेट के अकॉर्डिंग, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। सम अप करेंगे तो टोटल करने के बाद आएगा हमारा 56,819। हमें आउटफ्लो पता है, प्रोजेक्ट सेकंड का भी सेम कॉस्ट लगने वाली थी, दैट इज 50,000, करेक्ट। तो हमारा एनपीवी कितना आ गया, एनपीवी कितना आ गया 6,819, ये हमारी एनपीवी आ गई। अब
हमारे सामने दो प्रोजेक्ट हैं, एक से हमें कितना रेवेन्यू मिलने वाला है 3461, दूसरे से हमें कितना मिलने वाला है 6819। ऑब्वियसली हम कौन सा चूज़ करेंगे, सेकंड। तो हमारे लिए क्या कौन सा प्रोजेक्ट सबसे बेस्ट है, 50,000 की कॉस्ट में हमें ज़्यादा रेवेन्यू कौन दे रहा है, प्रोजेक्ट सेकंड, तो हम वहाँ पे चले जाएंगे। एक बात याद रखिएगा, ये पूरा एनपीवी जो है सिर्फ फैक्टर्स का गेम है। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, आपको वो आ जाएगा या टेबल से देख के आ जाएगा, तो बाकी कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला बहुत इजी है। एक और इंपॉर्टेंट बात है जो मैं बता दूं, कई बार होता है कि प्रोजेक्ट जैसे मशीनरी में इन्वेस्ट करें, मान लीजिए प्रोजेक्ट होता है या कोई मशीनरी होती और हमें यहाँ पे साल्वेज वैल्यू भी गिवन होती है कि ईयर एंड में आपको इतनी साल्वेज वैल्यू मिलेगी, मान लीजिए 6000 आपको साल्वेज वैल्यू मिलेगी, ऐसा मेंशन है, मतलब यहाँ 16 लिख देती हूँ, यहाँ पे ऑलरेडी 6 है, 16,000 मिलेगी। अब आप क्या करते, तो जब साल्वेज वैल्यू गिवन है 16,000, इसका मतलब ये कब मिलने वाली थी आपको, ईयर एंड पे, ये तो सबसे लास्ट में ही रिवेन्यू जनरेट होती। तो आपको क्या करना था, 6th ईयर में, जहाँ पे आपने ये 6th ईयर में निकाला है, तो यहाँ 6,000 भी लिखेंगे प्लस 16,000 साल्वेज वैल्यू निकालेंगे और इसी तरह से इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस दैट्स इट, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है जब आपका साल्वेज वैल्यू गिवन हो क्वेश्चन में। तो अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और दिखा देती हूँ इसी के साथ कि टेबल देखना, अगर आपको टेबल देखना है, जैसे भी हमने जो टेबल का फिगर निकाला है वो सही है या नहीं, अगर आप चाहते हैं या फिर आपको टेबल देखना नहीं आता है तो हम एक बार आपको टेबल देखना भी सिखा देते हैं। आप ये देखिए, जैसे ये रही आपकी टेबल, ऐसे गिवन होगी आपको टेबल, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 रुपीज़, दैट इज़ 10% का था, हमें 10% का चाहिए था, राइट। अब 10% का 0 ईयर में 1 ही रहेगा, सेकेंड ईयर में कितना, फर्स्ट ईयर में कितना आएगा 0.909, हमने भी कितना निकाला है, आप ये देखिए 0.909, ठीक। फिर इसके बाद 0.826, 0.826, 0.751, 0.751, 0.683, 0.683, इसी तरह से सोन। ये पूरा आप, अगर आपके पास टेबल होगी तो आप टेबल से वैल्यू पुट कर लीजिए, और कुछ भी नहीं होगा तो आपको कैलसी से कैसे कैलकुलेट करना है वो मैंने आपको बता दिया है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि एनपीवी कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या होता है। देखिए, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड क्या है, जैसे नाम से समझ में आ रहा है कि ये आपको कौन सा रेट बताने वाला है, रिटर्न का। मतलब कि आप जो भी प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने जा रहे हैं, जो भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, उसमें किस रेट से रिटर्न आएगा, वो रेट आपको ये मेथड बताने वाला है। तो ये कैपिटल बस्टिंग के डिस्काउंटेड टेक्निक का मेथड है। आपको पता होगा ट्रेडिशनल टेक्निक होती है, मतलब नॉन डिस्काउंटेड और डिस्काउंटेड, तो IRR डिस्काउंटेड टेक्निक का मेथड है। और इसके थ्रू हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट्स को इवैल्यूएट करते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स को इवैल्यूएट करते हैं कि कौन सा प्रपोजल बेस्ट होगा, हमें कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना है। पूरी कैपिटल बजटिंग की जितनी भी टेक्निक है वो हमें यही बताती है, राइट। अब ये मेथड क्या है, ये रेट क्या है बेसिकली, तो ये जो रेट है वो उस पॉइंट पे आता है जिस पॉइंट पे हमारे प्रोजेक्ट की NPV 0 हो जाती है। कहने का मतलब क्या हुआ कि अब NPV क्या होता है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, PVCOF PVCIF क्या होता है वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आप ये समझिएगा, जब हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो के बराबर हो जाता है, मतलब दोनों इक्वल हो जाते हैं, मतलब जब हम कैश आउटफ्लो में से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो को माइनस करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो 0। तो जिस रेट से हम ये कैश इनफ्लोज को डिस्काउंट करे हैं और प्रेजेंट वैल्यूज़ के ले आए हैं, तो वो क्या होगा, वो आपका जिस रेट पे 0 आएगा, NPV 0 आएगी, उसी रेट को हम कहेंगे IRR। तो ये क्या है, एक ऐसा रेट है जिस रेट पे हमारी NPV क्या होती है प्रोजेक्ट की, वो 0 हो जाती है, राइट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी को याद रखना है, क्योंकि हर जगह आपको IRR के बारे में यही बताया जाएगा कि जहाँ पे आपकी NPV 0 हो जा रही है। और इसका मतलब क्या निकलता है कि जो पैसा आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं और जो पैसा आपको रिटर्न में मिलने वाला है, जब आप उस पैसे के रिटर्न की वैल्यू को आज की डेट पे लेके आते हैं, तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से इसको कैलकुलेट करके आज ले आते हैं, और जब दोनों को कंपेयर करेंगे कि पैसा कितना लग रहा है और जो पैसे फ्यूचर में आएंगे उनकी आज की वैल्यू अगर ले लें और दोनों को डिडक्ट करें तो क्या मिलेगा, जब वो 0 आ जाए, मतलब जिस रेट पे हमने डिस्काउंट किया, जिस रेट पे वो वैल्यू हमारी 0 आ जाएगी, वही रेट क्या कहलाएगा, IRR कहलाएगा। अब इस रेट को इंटरनल क्यों कहते हैं, रेट ऑफ रिटर्न मेथड तो अपने इंटरनल क्यों कहें, क्योंकि ये कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर्स को कंसीडर नहीं करता। मतलब हम कहीं पे भी इन्फ्लेशन वगैरह को कंसीडर नहीं करें कि इन्फ्लेशन का रेट इतना है तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, वो सब चीज़ें यहाँ पे नहीं देखी जा रही होती हैं। तो जो IRR मेथड होता है कि कितना रेट होगा, किस रेट पे NPV 0 होगी, ये रेट कैसे पता चलेगा आपको। अभी तक हमने क्या देखा था, NPV में, PI में, सब जगह क्या देखा था, हमें एक डिस्काउंटिंग रेट पता होता था,
और उसी रेट पे हम प्रेजेंट वैल्यू को लेके आते थे। फिर हम अपना देख लेते कि भाई पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, 1 रुपये से ज़्यादा आ रहा है, कम आ रहा है, और हम डिसीजन ले लेते कि प्रोजेक्ट ले लेंगे। पर यहाँ पे हमें वो रेट ही नहीं पता है, किस रेट से डिस्काउंट करें। बेसिकली आप ये समझिए किस रेट से डिस्काउंट करें वो रेट ही आपको नहीं पता। किस रेट पे हम प्रेजेंट वैल्यू को अपने जो इनफ्लोज है उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालें वो रेट आपको नहीं पता, और वो रेट आपको कैलकुलेट करना है। वही रेट IRR कहला रही है, क्योंकि करेक्ट रेट जो होगी, डिस्काउंटिंग की जो करेक्ट रेट होगी, उसी रेट पे तो आपका जो पैसा आज लग रहा हो, जो पैसा फ्यूचर का आने वाला है, उसकी जब प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो जीरो हो जाएगा। ठीक, तो यही वो रेट आपको फाइंड आउट करना है। तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड क्या कहते हैं? गलतियाँ करो, गलती कर करके बार बार गलतियाँ करो, उससे सीखो कि मतलब कौन सा सही आएगा। पहला वाला चेक किया, उससे नहीं आया, फिर दूसरे रेट से चेक किया, फिर नहीं आया, तो मतलब ट्राई करते रहो, गलतियाँ कर करके करो। तो ट्रायल एंड एरर मेथड वो कैसे होगा, वो चीज़ें हम अभी आपको आगे देख लेंगे। ठीक है, तो बेसिकली IRR को हम ट्रायल एंड एरर मेथड से डिस्कस करते हैं। इसके अलावा अगर हम इस बारे में इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात को कर रहे हैं तो इसमें क्या है कि ये जो रेट होता है बेसिकली वो क्या बताएगा कि फर्म किस जो भी इन्वेस्टमेंट करने जा रही है वो किस रेट से उस प्रोजेक्ट पे इनकम को रिसीव करेगी। राइट, तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वो रेट है जो रेट हमको बताएगा कि जो भी इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है उस प्रोजेक्ट पे उसी रेट से रिटर्न को रिसीव किया जाने वाला है। क्लियर है? और वो रिटर्न का जो रेट होगा वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं वो रेट कौन सा होगा? वो एक डिस्काउंटिंग रेट होगा, मतलब वो एक ऐसा रेट होगा जिस रेट पे आपकी PBCIF और COF दोनों इक्वल हो जाएंगे, वही IRR का रेट होता है। तो हम जब सिलेक्शन करने की बात करते हैं तो हम उसी प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करेंगे जिसका IRR ज़्यादा होगा। बस आप ये सोचिए कि ज़्यादा रिटर्न आएगा तो बट ऑब्वियस सी बात है आप उस प्रोजेक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे, तो हाईएस्ट IRR होगा तो आप उसको सेलेक्ट करेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि अगर कोई क्वेश्चन है हमारे सामने और उसमें NPV निकालने को कहा गया कि NPV मेथड से कैलकुलेट करिए, IRR मेथड से कैलकुलेट करिए, पेबैक से करिए, इस तरह से अलग अलग मेथड से कैलकुलेट करने को कहा जाता है। तो क्या IRR और NPV का डिसीजन अलग अलग आ सकता है कि NPV बोले कि प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करिए और IRR बोले कि प्रोजेक्ट को सेलेक्ट मत करिए, मतलब दोनों के डिसीजन में डिफरेंस आ सकता है? नहीं, ऐसा नहीं होगा। IRR और NPV जब भी होंगे तो दोनों हेल्प करते हैं कि हम किसी प्रोजेक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी को सही से मेजर कर सकें, क्योंकि एक आपको पॉजिटिव अमाउंट बताएगा, मतलब एक बताएगा कितना फ़ायदा हुआ है ना, क्योंकि माइनस करते हैं NPV में, और एक बताता कि वो जो फ़ायदा हुआ किस रेट से हुआ। तो बेसिकली ये क्या हो गया, दोनों आपको एक ही डिसीजन देंगे। अगर NPV आपको कह रहा कि प्रोजेक्ट सेलेक्ट करिए तो IRR भी कहेगा प्रोजेक्ट सेलेक्ट करिए, PI भी कहेगा प्रोजेक्ट सेलेक्ट करिए, तो इनका क्या होता है कि सेम रिजल्ट आता है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ जो है कि हम जो मतलब जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्या करेंगे, अपने जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इनको इन्वेस्टमेंट करना है तो सभी प्रोजेक्ट्स के IRR को इवैल्यूएट करेंगे और जो सबसे ज़्यादा रिटर्न देगा उस प्रोजेक्ट को वो सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि रिटर्न को हमें कंपेयर किससे करना चाहिए? कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। KD, KE, KP, KR होता है ना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो हम IRR को मतलब किस रेट से रिटर्न आ रहा है और किस रेट से उस रिटर्न को पाने के लिए मेरा पैसा गया है, तो कितना खर्चा किया और कितना आ रहा है, किस रेट से खर्चा किया किस रेट से आ रहा है, दोनों को कंपेयर करते हैं। तो इसीलिए IRR को हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कंपेयर करते हैं, और जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा हमारा IRR आता है, मतलब हमने जितना खर्चा किया उससे ज़्यादा हमें रिटर्न मिलेगा, तो वही हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करते हैं। और वाइस वर्सा का क्या मतलब हुआ कि अगर आपका IRR आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम आ रहा है, मतलब आपकी जो पैसा लगा लागत उस पर जो खर्चा गया, जिस रेट से आपको पैसा देना पड़ा वो ज़्यादा है और आप रिटर्न कम रेट से कमा रहे हैं, तो ऐसे प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना सही नहीं रहेगा। तो IRR को कॉस्ट ऑफ कैपिटल से क्या कर लिया जाना चाहिए, उसको कंपेयर कर लिया जाना चाहिए। राइट, अब हम बात करते हैं कि इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है, IRR का रेट है, हमें रेट पता करना है, तो हम वो रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक, तो अब उसमें दो चीज़ें हमारे सामने आती हैं। उसके फॉर्मूले के लिए जब हम बात करते हैं दो चीज़ें हमारे सामने आती हैं। एक, मेरा कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें हमें जो कैश आने वाली है फ्यूचर में, जो इनफ्लो होगा वो इवन है। इवन होने का क्या मतलब हुआ कि हर बार मतलब 10 साल के लिए या 15 साल के लिए हर बार 10-10 हज़ार रुपये आएंगे या 20-20 हज़ार रुपये आएंगे, मतलब अमाउंट जो है वो इक्वल आएगा, इवन कैश इनफ्लो। और दूसरा सिनेरियो हमारे सामने क्या बनता है कि जब हमारा जो कैश फ्लो आएगा, जो पैसा इनकम आएगी फ्यूचर में हमें 10 साल 15 साल 20 साल जो भी प्रोजेक्ट की लाइफ होगी, वो हमें कैसे आएगी, अलग अलग आएगी, कभी 10 कभी 15 कभी 20 कभी 25, मतलब अलग अलग आएगी, तो उसे कहेंगे अनइवन कैश इनफ्लो। तो दोनों के लिए अलग अलग सिनेरियो होगा, कैलकुलेट करने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ऑलमोस्ट सेम रहेगा। ठीक है, वही इंटरपोलेशन, याद रखिएगा IRR बेसिकली इंटरपोलेशन के थ्रू किया जाता है ना। स्टार्ट्स में आपने पढ़ा होगा इंटरपोलेशन एक्सट्रापोलेशन, तो बिल्कुल वही मेथड है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे इवन कैश इनफ्लो की, मतलब आपका जो साल में पैसा आने वाला उस प्रोजेक्ट से वो इक्वल है, हर बार सेम अमाउंट आएगा, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे।
देखिए, इसके लिए इसका तरीका क्या है, सबसे पहले हमें प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालना होगा। हमें पता है ना, जैसे हमने पहले ही कह दिया कि याद रखिए इसको करने का एक ही तरीका है। तरीका क्या है कि आपको एक ऐसा रेट चाहिए जिस रेट पे आप डिस्काउंट कराने जाएं इनफ्लोज को, फ्यूचर के पैसों को, तो वो ज़ीरो हो जाए। मतलब आपके आउटफ्लो और इनफ्लो दोनों को जब लेस करके आए तो क्या है, ज़ीरो है, एनपीवी ज़ीरो है। इसका मतलब आपको एक ऐसा फैक्टर, एक ऐसा रेट चाहिए जिसपे एनपीवी ज़ीरो आने वाली, वही हमारा आईआरआर निकलने वाला है। तरीका क्या कहता है, तरीका कहता है कि पहले आप प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकाल लीजिए। अगर इवन कैश इनफ्लो है तो हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमारे पास तो कोई रेट है ही नहीं है, तो किसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर देखेंगे। तो देखिए, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालने का तरीका क्या होगा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट पैसा कितना लगा रहे हैं और हर साल पैसा कितना आ रहा है। जब आप पैसा लगा इतना रहे हो और हर साल आएगा इतना, इक्वल अमाउंट ही आने वाला है, तो डिवाइड कर दीजिए एक अमाउंट को, जो आएगा उसी को हम कहेंगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। अब इस फैक्टर को हम क्या करेंगे, जो हमारा एनुटी टेबल है, जो कम्युलेटिव प्रेजेंट वैल्यू टेबल या एनुटी टेबल होता है, उस टेबल से हम इस फैक्टर को मैच करेंगे। एनुटी फैक्टर आएगा टोटल में आएगा 6 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग, 5 पॉइंट समथिंग, ऐसे कुछ करके आएगा, है ना। हर साल का फैक्टर हम निकालते, जैसे 10% में आपको याद हो तो हम निकालते थे, पहले साल में 10 रुपये की कितनी वैल्यू होगी, 0.909, सेकेंड ईयर में कितनी होगी, 0.826, ऐसे करके निकालते थे ना। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि एग्जैक्ट निकालिए 10 साल टोटल में कितना आएगा, 5 ईयर्स टोटल में कितना आएगा, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर अलग अलग नहीं, टोटल में बताना होगा। तो इसी को एनुटी कहते हैं। तो ये जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर होगा वो बेसिकली एनुटी फैक्टर होगा। तो इसको हमको चेक करना होगा अपने एनुटी टेबल में कि ये वैल्यू हमारी कहाँ फिट हो रही है, ये फैक्टर किस रेट पे आ रहा है। अब जिस रेट पे फैक्टर आ रहा होगा वही हमारा आईआरआर होगा, पर एक्चुअली इतना ईजी नहीं होता है। जब आप देखने जाएंगे इस फैक्टर को मैच करेंगे ना, कोई परफेक्ट रेट आएगा ही नहीं, मतलब वो फैक्टर एग्जैक्टली किसी रेट में फिक्स हो ही नहीं रहा होगा। तो जब हमारा एग्जैक्ट रेट हमें नहीं मिलेगा, मतलब या तो उससे ज़्यादा मिल रहा होगा या तो उससे कम मिलेगा, जो भी हमारा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आया वो फैक्टर से ज़्यादा का फैक्टर दिया होगा या उस फैक्टर से कम का फैक्टर दिया होगा, मतलब जो रेट दिए होंगे वो इस तरह से हमारे सामने आएंगे। तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरपोलेट करना पड़ेगा। क्लियर है। अब इंटरपोलेट करने का जो तरीका होगा वो फॉर्मूला हम यहाँ पे बता देते हैं। अब देखिए, ये अभी हार्ड लग रहा है, अभी हम एक न्यूमेरिकल इस पर तुरंत सॉल्व करेंगे तो आपको ये इजी लगेगा। पहले फॉर्मूले देखेंगे फिर हम न्यूमेरिकल तुरंत सॉल्व कर लेंगे इस पर, तो ईजी हो जाएगा, राइट। अब देखिए इसका फॉर्मूला जब इंटरपोलेट करने जाएंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आईआरआर का, कि R1 क्या हो गया, वो रेट, ठीक है। रेट मतलब R1 का मतलब लोअर रेट। अब देखिए याद रखिएगा, एनुटी टेबल जब आप चेक करेंगे आप देखेंगे कि कम रेट पे एनुटी फैक्टर ज़्यादा रहता है, और जैसे रेट बढ़ेगा एनुटी फैक्टर क्या हो जाएगा, कम। जैसे 8% पे आपका रेट ज़्यादा, फैक्टर जो जाएगा टोटल एनुटी फैक्टर वो ज़्यादा दिखेगा, वहीं जब 10% पे देखने जाएंगे ना तो वो एनुटी फैक्टर कम दिखेगा। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, लोअर रेट लेना है। लोअर रेट हम बोल रहे हैं, फैक्टर ज़्यादा दिख रहा होगा, फैक्टर नहीं, लोअर रेट। तो मतलब 8 और 10 था तो 8% हमको लेना होगा। तो आपको क्या करना होगा, लोअर रेट लेंगे, 8%, 2% जो भी आ रहा होगा, लोअर रेट लीजिए, उसमें प्लस करिए। और ये क्या, V1 माइनस V क्या हो गया, मतलब आपका जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आया, कौन सा फैक्टर, रेट 1 का जो लोअर रेट था उसका फैक्टर कितना दे रहा है, उस फैक्टर में से माइनस कर दीजिए रिक्वायर्ड फैक्टर, और डिवाइड कर देते हैं हम किससे, आपका जो दोनों का एक कम रेट होगा एक ज़्यादा रेट, लोअर और हायर रेट के फैक्टर के डिफरेंस को माइनस करेंगे यहाँ पे, और मल्टीप्लाई करेंगे दोनों के रेट के डिफरेंस को, मतलब लोअर रेट और हायर रेट के डिफरेंस को मल्टीप्लाई कर देंगे। इस चीज़ को इस तरह से भी लिखा जा सकता है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे देखिए IRR इक्वल टू R1 प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेट 1 मतलब लोअर रेट का, माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड, ये जो मेरा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आया ना वो रिक्वायर्ड है, यही फैक्टर मुझे चाहिए, ठीक है। फिर डिवाइडेड बाय किससे हो गया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेट 1 माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेट 2, दोनों रेट के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स को, डिफरेंस को, फिर मल्टीप्लाई कर दिए दोनों के रेट को, ठीक है। यही हमारा इंटरपोलेशन का तरीका होता है। जो हमारा अनइवन कैश फ्लो होगा तब भी हम इंटरपोलेट इसी तरीके से करेंगे, सिर्फ अमाउंट फैक्टर की जगह पे एनपीवी चलेगी। क्लियर है। तो अब इसको हम एक, पहले हम अनइवन अगर कैश इनफ्लो होगा तो कैसे होगा उसका भी फॉर्मूला इसी वक्त देख लेते हैं। तो देखिए अगर हमारा एनुअल कैश फ्लो अनइक्वल है, अनइवन है, अनइवन का मतलब कभी 10 आया, कभी 12 आया, कभी 15 आया, कभी 18 आया, कभी 20 आया, बढ़ रहा है या अलग अलग अमाउंट आ रहा, कम कभी ज़्यादा, तो अनइवन आ रहा है। तो उस केस में हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैसे निकालेंगे, अब कोई एक अमाउंट तो है नहीं कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाई वो इनकम कर दें, ऐसा तो नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या करना होगा हमें, यहाँ पे हम कहते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो और उसमें डिडक्ट कर देंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, तो जो एनपीवी आएगी 0 आए, वही हमारा रेट होने वाला है,
ठीक है। पर हम प्रेजेंट वैल्यू किस पे निकाले, डिस्काउंट किस पे करिए, तो हमें पता ही नहीं है। तो देखिए क्या का इसीलिए कहा गया है कि वो डिस्काउंटिंग रेट जिस पे हमारी एनपीवी 0 आएगी वही हमारा आईआरआर होने वाला है। अब ये रेट कैसे पता करें, किस रेट पे इसको डिस्काउंट कराएं, तो उसके लिए हमें ट्रायल एंड एरर मेथड अप्लाई करना पड़ता है। मतलब हमेशा इनफ्लो को अलग अलग रेट से मल्टीप्लाई कर करके आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा। जैसे आप एनपीवी कैलकुलेट करते थे ना, आपको अलग अलग रेट पे एनपीवी कैलकुलेट करनी होगी और देखना होगा कि हमारा एनपीवी ऑलमोस्ट 0 कब आ रहा है। तो ऑलमोस्ट 0 तो आप फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, तो एक वैल्यू आपकी ज़्यादा आएगी, एक वैल्यू आपकी कम आएगी, दो वैल्यू आपको ले लेनी पड़ेगी। एक रेट ऐसा, दो अलग अलग रेट। अब जब आप ट्रायल एंड एरर करेंगे अलग अलग रेट आएगा, तो किसी में एनपीवी कम आएगी, किसी में ज़्यादा आएगी। बट ऑब्वियस सी बात है कि आपका रेट भी मतलब माइनस और प्लस के बीच में ही होगा, वहीं तो 0 आएगा। तो हम उस तरह से इंटरपोलेट करके इसका रिजल्ट निकाल लेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो कैश इनफ्लो है उसकी प्रेजेंट वैल्यू हमें अलग अलग रेट पे कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो जो क्लोजेस्ट रेट हमारे पे आएंगी तो उनको हम इंटरपोलेट कर लेंगे, राइट। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला आएगा वो भी सेम ही आएगा। मतलब कैसे, लोअर रेट जैसे हमने R1 किया था वही लोअर रेट प्लस एनपीवी एट लोअर रेट। वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर करते थे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लोअर रेट का माइनस रिक्वायर्ड प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें रिक्वायर्ड एनपीवी तो पता नहीं है, रिक्वायर्ड एनपीवी तो 0 है, उसको क्या माइनस करेंगे, तो हम सीधा कहेंगे एनपीवी एट लोअर रेट डिवाइडेड बाय एनपीवी एट लोअर रेट माइनस एनपीवी एट हायर रेट। वहाँ पे क्या करते थे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर रहता था, तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ लोअर रेट माइनस प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ हायर रेट। अब आपको पता है लोअर रेट पे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ज़्यादा दिखेगा और हायर रेट पे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कम दिख रहा होगा, इसीलिए लोअर रेट माइनस हायर रेट होगा और मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों रेट के डिफरेंस को। ठीक है, इस तरह से हम अनइक्वल का निकालेंगे। अब एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो भी तुरंत चीज़ें क्लियर होगी। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा इवन कैश इनफ्लो का, मतलब हमारा हर साल पैसा बराबर आने वाला है। तो एक्स लिमिटेड थे, उन्होंने एक इक्विपमेंट को परचेज करने के लिए उनको प्रपोज किया गया जिसका खर्चा था 56,000 का, और अगर उसको खरीदते हो तो उसकी वजह से उन्हें 9,000 पर ईयर 10 ईयर्स तक की इनकम दिख रही है। ठीक है, और उन्होंने कहा कि उस इक्विपमेंट की 0 सॉल्वेज वैल्यू, मतलब कल को जब 10 साल पूरे हो जाएंगे उसको सेल करने जाएंगे तो कुछ पैसा मिलेगा नहीं। अब आपको बताना है कि रेट ऑफ रिटर्न क्या है, मतलब आईआरआर आपका कितना है। क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको एन्युटी फैक्टर दे रखा है, मतलब 8% पे 10 साल के लिए अगर आप एन्युटी फैक्टर देखेंगे तो 6.710 आएगा, और 10% के रेट पे 10 साल के लिए देखेंगे तो 6.144 आएगा। अब आपको 8 और 10 दो दे दिया है ना, एक कम एक ज़्यादा। अब आपको पहले अपना प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर देखना होगा कि मेरा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितना आ रहा है, अब इन दोनों के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये भी चेक करना होगा। तो देखिए यही ऐसे ही आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, और यहाँ पे आप ध्यान दीजिए लोअर रेट का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ज़्यादा दिख रहा है 6.710, और हायर रेट मतलब 10% का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या दिख रहा है एन्युटी टेबल में, कम दिख रहा है 6.144 दे रहा है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो जब ट्रायल एंड एरर मेथड करना होगा ना तो एजम्पशन इसी बेस पे लगेगी, कम ले कि ज़्यादा ले रेट, उसमें आपको ये हेल्प करेगा। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हमारा क्या तरीका हो गया, जैसे हम यहाँ पे दिए क्वेश्चन हमारे सामने, तो हम पहले प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालें, इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय कैश इनफ्लो। तो हमारा कितना था, 56,000 डिवाइड बाई 9,000 किया, 6.222 पीवीएफ हमारा आ गया। अब देखिए 8% पे 6.710 दिया, 10% पे 6.144 दिया, हमें चाहिए कितना प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 6.22, मतलब ये रेट हमारा टेबल में दिया ही नहीं गया, ये फैक्टर दिया ही नहीं गया, उससे ज़्यादा दे दिया गया, उससे कम दे दिया गया। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स कि जो हमारा रेट है वो कहीं ना कहीं इसी रेट के बीच में वेरी कर रहा है। मतलब अगर हम बात करें कि 8% 10 ईयर्स पे कितना है 6.710, हमारा कितना है 6.222, और 10% पे कितना है 6.144, तो इन्हीं दोनों के बीच में मेरा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर वेरी कर रहा है। इसका मतलब जो रेट है आईआरआर का वो 8 और 10 के बीच में है, पर एग्जैक्टली कितना है ये मुझे नहीं पता। अब हमें क्या करना होगा, इंटरपोलेट करना होगा, और इंटरपोलेशन का आपको फॉर्मूला पता है। इंटरपोलेशन का फॉर्मूला जो हमने भी देखा, और लोअर रेट और ऐसे करके प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर और रिक्वायर्ड में माइनस कर देंगे, और दोनों का लोअर और हायर के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को डिफरेंस लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों के रेट से। बस बहुत इजी रहेगा ये। तो यहाँ पे हम सिंपली करेंगे, फॉर्मूला पुट कर देंगे, और फॉर्मूला पुट करते देखिए लोअर रेट हमारा कितना है 8% है, तो हमने 8% यहाँ पे ले लेना है। ठीक है, और हमारा जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है लोअर रेट का वो कितना दिया है 6.710, उसमें से हमारा रिक्वायर्ड कितना है 6.222 दिया है, डिवाइडेड बाई हम क्या कर देंगे दोनों के डिफरेंस, लोअर और हायर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का डिफरेंस 6.710 माइनस 6.144, और दोनों के रेट को मल्टीप्लाई कर देंगे डिफरेंस से, एक 8% एक 10%, तो 10 माइनस 8। अब लोअर रेट माइनस हायर रेट नहीं किया गया, हायर रेट माइनस लोअर रेट की मतलब नेगेटिव फिगर आने लगेगी जो कि बिना मतलब आपको परेशान करेगी, वैसा कुछ होने वाला नहीं, इसलिए 10 माइनस 8% कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपली हमको बस सॉल्व करना है बॉडमस के रूल के हिसाब से। तो सबसे पहले हम डिवाइड वाला पोर्शन कर लेंगे। यहाँ पे 6.710 माइनस 6.22 और 6.710 माइनस 6.144 का वैल्यू क्या आएगी, तो 0.488 और 0.565
ये हमारा आ जाएगा। फिर हम 0.488 डिवाइड बाई 0.565 को पहले सॉल्व कर लेंगे। तो मतलब क्या हो गया, 8% प्लस हमारा क्या आ जाएगा 0.86372 मल्टीप्लाई बाई 2। अब यहाँ पे परसेंट हमने नहीं लगाया, पर एक्चुअली वो वही है 8% और आप 2% लिख सकते हैं। अब हमारा जब इससे 0.86372 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो हमारी वैल्यू आ जाएगी वो 1.72743 आ जाएगी। तो 8 प्लस 1.72743 जब ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर, 9.727%। ये हमारा आंसर हो गया। इसका मतलब कि 6.22 का जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है वो किस रेट पे आएगा, 9.72 के रेट पे आएगा। इज इट क्लियर? तो ये हमारा रेट हो गया। IRR का रेट कितना है, 9.72। अब अगर इस 9.727 के रेट पे हमने डिस्काउंट किया इनफ्लोज को तो हमारी NPV कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। यही मेन रेट है हमारा। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला कुछ नहीं, इंटरपोलेशन का फॉर्मूला है जो स्टैट्स में भी हमेशा सॉल्व किया गया है। फॉर्मूला कुछ भी हाई मतलब टफ नहीं है। हमें अपना लोअर रेट लेना, क्योंकि हमारा जो रिक्वायर्ड रेट है वो इन दोनों के बीच में वेरी कर रहा है। तो हमको पता है कि इन्हीं दोनों के बीच में मेरा रेट भी है, तो इन्हीं दोनों के रेट को और इन्हीं दोनों के फैक्टर के डिफरेंस से हमें अपना रिक्वायर्ड रेट पता कर लेना है। तो लोअर रेट लिया, फिर लोअर रेट के फैक्टर को रिक्वायर्ड रेट के फैक्टर से डिफरेंस कैलकुलेट किया, फिर दोनों हायर और लोअर के फैक्टर के डिफरेंस को ले लिया और मल्टीप्लाई कर दिया दोनों के रेट के डिफरेंस को। बस हमारा आंसर आ जाएगा। और NPV में जहाँ पे फैक्टर की वैल्यू है वहाँ पे हमने किसकी वैल्यू कर देनी है, NPV की वैल्यू कर देनी है। लोअर रेट की NPV, हायर रेट की NPV, बस आंसर हमारा आ जाएगा। अब देखिए अनइवन कैश इनफ्लो का मतलब क्या होता है कि आपकी जो इनकम आने वाली है, जो प्रोजेक्ट आप इवेलुएट कर रहे हैं IRR मेथड के थ्रू, उसमें जो इनकम आने वाली है वो हर साल अलग अलग आएगी, राइट? तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब हमें पता है कि IRR वो रेट है जिस रेट पे हमको NPV 0 आए। हमको ऐसा रेट पता करना है जिस रेट पे हमारी NPV क्या आने जाए, 0, वही हमारा रेट होगा IRR, राइट? तो इसको कैलकुलेट करने का क्या टेक्निक होगा वो यहाँ पे हम देखेंगे, जो कि ये जो फॉर्मूला था वो हमने पहले भी दिखाया था कि कैश इनफ्लो में से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो को आप डिडक्ट कर दोगे, जो वैल्यू हो वो 0 आएगी, तो जिस रेट पे अपना डिस्काउंट किया वो आपका क्या हो जाएगा, IRR का रेट हो जाएगा। क्लियर है? तो ये हमने यहाँ पे फॉर्मूला लास्ट वीडियो में देखा हुआ है। अब इसको न्यूमेरिकली कैसे करेंगे और क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। याद रखिएगा ये मेथड ट्रायल एंड एरर बेसिस पे होता है, क्योंकि हमें रेट पता ही नहीं है तो हमें रेट फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम इसके स्टेप्स को देखना शुरू करते हैं। तो देखिए अगर हमें IRR को अनइवन कैश इनफ्लो का सिनेरियो रहेगा और उसे कैलकुलेट करना होगा तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, हमें एक फेक एन्युटी कैलकुलेट करनी होगी या फेक पेबैक पीरियड कैलकुलेट करना होगा। मैंने इसका मतलब क्या हुआ, जो इस चीज का मतलब ये होता है कि जैसे देखिए जब आपका इवन कैश इनफ्लो था तो आप कैसे करते थे, आप एक प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालते थे। उसके लिए आप क्या करते थे, जितना भी आपका इन्वेस्टमेंट है डिवाइडेड बाय जो इनकम आपकी आएगी, एनुअल कैश फ्लो जो आपका था, इनफ्लो था, उसे हम डिवाइड कर देते थे। यही हम करते थे, राइट? और फिर हमारे एक प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आ जाता था और उस फैक्टर को हम टेबल में जाके देखते थे कि उससे ज्यादा या उससे कम या एग्जैक्ट कहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर नहीं आता था तो एक हायर एक लोअर लेके हम उसे कैलकुलेट करते थे और फिर इंटरपोलेट करके हम इंटरपोलेशन मेथड के थ्रू हम उसका आंसर निकाल लेते थे। अब यहाँ पे IRR मेथड में हमको रेट ही नहीं पता है और हमें कैलकुलेट करना है। अब हम यहाँ ये तो नहीं कर सकते हैं कि हमने जितना इन्वेस्टमेंट है डिवाइडेड बाई एनुअल कैश इनफ्लो कर दे, क्योंकि एनुअल कैश इनफ्लो तो हर बार अलग अलग होने वाली, तो हम डिवाइड कैसे करेंगे? तो उसके लिए एक तरीका क्या है, ट्रायल एरर। मतलब कोई भी रेट उठाइए और उस रेट से आप पहले NPV कैलकुलेट करिए, मतलब उस रेट के थ्रू आप सारे इनफ्लोज को डिस्काउंट करवाइए, प्रेजेंट वैल्यू निकालिए उसका, और फिर आप उससे NPV कैलकुलेट करिए। कोई भी रैंडम एक रेट ले लीजिए, फिर उसके बाद आप दूसरा रेट लीजिए। जब वो जो NPV जैसे भी आए, पॉजिटिव नेगेटिव जैसे NPV आ रही हो, उसके बेसिस पे आप दूसरा रेट लीजिए और दूसरा रेट लेके फिर से आप कैलकुलेट करिए NPV। इसी तरह आप 2-3 रेट लेके कैलकुलेट करिए, जो क्लोजेस्ट होगा उसके बीच में फिर आप इंटरपोलेशन के मेथड के थ्रू कैलकुलेट कर लीजिए। एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या है जो हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, और ये ज्यादा इजी है आपके लिए, अच्छा रहेगा कि हम क्यों ना फेक एन्युटी निकाल लें, फेक पे बैक पीरियड। एक्चुअली वो पे बैक पीरियड ही तो होता है कि इन्वेस्टमेंट इतना और इतना इनकम आएगी हर साल, तो डिवाइड कर देंगे तो हमारा टाइम पीरियड निकल आता था। उसी को हम वहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कहते थे, यहाँ पे हम उसे एन्युटी कह देंगे। तो हम फेक एन्युटी कैसे निकालेंगे? तो फेक एन्युटी निकालने के लिए हमें एक चीज चाहिए होती है, क्योंकि पे बैक पीरियड या एन्युटी का फॉर्मूला जो होता है वो हमारा क्या होता है कि एनुअल कैश जो आपका इन्वेस्टमेंट होता है डिवाइडेड बाय आपका एनुअल कैश इनफ्लो। तो अब एनुअल कैश इनफ्लो तो एक है ही नहीं है, अलग अलग है, तो हमें क्या निकालना होगा, एक एवरेज एनुअल कैश इनफ्लो निकालना पड़ेगा, राइट? अब एवरेज एनुअल कैश इनफ्लो क्या होगा, तो उसके लिए हमें क्या करना, जितना भी कैश इनफ्लो दिया है, जितने ईयर का अलग अलग अमाउंट जो भी पैसा आ रहा है सबको टोटल कर लीजिए और जितने साल का दिया है
उतने से डिवाइड कर दीजिए, तो एवरेज एनुअल कैश फ्लो आ गया। अब आप अपना फेक एनुटी निकाल लीजिए। फेक एनुटी कैसे निकालना था? इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाई एवरेज एनुअल। अब आप जब इवन कैश इनफ्लो था तो आप कैसे करते थे यही चीज, इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाई एनुअल कैश इनफ्लो, क्योंकि वहां पर सेम ही अमाउंट आने वाला था तो एनुअल कैश इनफ्लो कह देते थे। यही पेबैक पीरियड भी होता है, यही आपका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के लिए भी निकालते थे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम एवरेज करके एक फैक्टर निकाल रहे हैं, फेक फैक्टर। वो सही फैक्टर नहीं है, बस फेक फैक्टर निकाल रहे हैं जिससे हम रेट, किस रेट पे एनपीवी, किस रेट पे प्रेजेंट वैल्यू निकाले, वो ऐसे ट्रायल के बेसिस पे ना निकाले, बल्कि हमें कोई एक फिक्स रेट मिल जाए कि हमको ये वाला बस निकालना है एनपीवी का, ऐसे 10-15 हमें रेट पे कैलकुलेट ना करना पड़े। क्लियर? इसीलिए हमने ये मेथड अप्लाई किया। तो हमें पहले क्या करना होगा, एक फेक एनओटी का फैक्टर निकालना होगा, एनओटी निकाल लेनी होगी। उसके लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय एवरेज एनुअल कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, है ना, ये करना पड़ेगा। एनुअल जो एवरेज एनुअल इनकम होगी, और एवरेज एनुअल इनकम कैसे आएगी, टोटल कर देंगे सारे कैश फ्लो का, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर कर देंगे। अब क्या करेंगे, जो भी फैक्टर आया उसको हम एनोटी टेबल में चेक करेंगे। तो एनोटी टेबल में वो वैल्यू जिन भी दो वैल्यूज के बीच में आएगी ना, फिर उसी वैल्यूज को हम पिक कर लेंगे, क्योंकि एग्जैक्ट तो कोई रेट आएगा नहीं। अब वो जो भी हमारा फेक एनोटी है वो, तो जो भी आएगा, जो एनोटी आएगा उसको हम देखेंगे कहाँ मैच कर रहा है, तो उसका एक लोवेस्ट एक हाईएस्ट जिसके बीच में वो वेरी कर रहा होगा, उन दोनों पॉइंट्स को हमको ले लेना होगा। फिर क्या करेंगे, जो इंटरेस्ट रेट है उन दोनों वैल्यूज का, उसको उसके बेसिस पे हम क्या कर देंगे, प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे, एनपीवी कैलकुलेट कर लेंगे। उसी इंटरेस्ट रेट के बेसिस पे, उस फैक्टर्स के इंटरेस्ट रेट के बेसिस पे हम पूरा पीवी कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, और फॉर्मूला जो हमने पहले बताया था, फॉर्मूला हमारा वही हो जाएगा। फॉर्मूला क्या अप्लाई कर देंगे, वही लोअर रेट प्लस एनपीवी एट लोअर रेट डिवाइड बाय लोअर रेट का एनपीवी और हायर रेट का एनपीवी का डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस, दोनों रेट के इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस। अब अगर किसी को लगे कि इसके लिए एक नया फॉर्मूला है, तो आपका जो पुराना फॉर्मूला है बेसिकली वही तो है ये। वहां पे R1 क्या था, लोअर रेट था, वही लोअर रेट लेंगे। वहां पे हम फैक्टर लिखते थे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लोअर रेट का माइनस जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आपको रिक्वायर्ड है। अब यहाँ पे देखिए, आपको लोअर रेट का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या है वो तो आपको निकलेगा, फैक्टर नहीं, वहीं पे हमको एनपीवी लेना पड़ेगा, क्योंकि हम एनपीवी कैलकुलेट करने वाले हैं, एनपीवी लेना होगा। और माइनस क्या करेंगे, रिक्वायर्ड एनपीवी हमारी क्या है, 0, तो आप लेस कर दीजिए 0। फिर डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, लोअर रेट की एनपीवी माइनस आपकी हायर रेट की एनपीवी, फिर आपको दोनों रेट के डिफरेंस को कर देना है मल्टीप्लाई। तो ये एक्चुअली सेम ही फॉर्मूला है, वहां पे फैक्टर है आपका, वहां पे एनपीवी होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे हमको एक रेट पता करना है, पहले एक फैक्टर पता करना है, एनओटी पता करना है। एनओटी से हम टेबल में जाएंगे, टेबल से हम दो वैल्यू लेंगे, उसी दोनों के रेट पे हम क्या करेंगे, जितने भी इन्फ्लो है उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, फिर एनपीवी कैलकुलेट करेंगे। जैसे ही हमें 2 एनपीवी मिल जाएगी फिर हम फॉर्मूले पे पुट कर देंगे, राइट। अब इसे अगर हम एक न्यूमेरिकल से करेंगे तो आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा, जो कि बहुत इजी है, राइट। प्रोसेस क्या है, बस इंटरपोलेशन हो रहा है और कुछ नहीं है, ठीक है। ट्रायल एंड एरर में आपको बार बार सोचना है कि कौन से रेट से एनपीवी निकाले, तो इसीलिए सबसे अच्छा है कि एवरेज करके आप ये एक एनओटी निकाल लीजिए, उससे आपके लिए इजी हो जाएगा। क्लियर है? और कुछ नहीं है। तो एक न्यूमेरिकल लेते हैं। न्यूमेरिकल क्या है कि एक प्रोजेक्ट है जिसमें इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट कितनी है, 13,85,000 की, 13,85,000 रुपए आपको पैसे लगाने हैं। और जो खर्चा है उस कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब इतना पैसा आप 13,85,000 जहां से भी पाएंगे उसके लिए आपको कितना पैसा जाएगा, आपका 12% जाएगा। और इस प्रोजेक्ट में जब आप लगा देंगे पैसा तो आपको इनकम आएगी कितनी, इनकम आ रही है अलग अलग टाइम पे, क्योंकि ये अनइवन कैश इनफ्लो है तो अलग अलग समय पे अलग अलग इनकम आएगी। तो फर्स्ट ईयर पे 3 लाख आ रही है, सेकंड ईयर पे 4 लाख आ रही है, थर्ड ईयर पे 6 लाख आ रही है, फोर्थ पे फिर 3 लाख हो गई और फिफ्थ पे 2 लाख हो गई। तो चाहे इंक्रीजिंग में हो चाहे डिक्रीजिंग में, चाहे रैंडम कोई भी नंबर हो, उससे हमें मतलब नहीं है, इवन नहीं होना चाहिए, अनइवन होगा, ठीक है, तभी हम एनपीवी कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है? नहीं तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से निकाल लेंगे। अब कह रहे हैं कि बाय यूजिंग आईआरआर मेथड डिसाइड प्रोजेक्ट आर एक्सेप्टेबल और नॉट। अब आपको बताना है कि आईआरआर मेथड के बेसिस पे आप बताइए कि इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करें या ना करें। आपको अच्छे से पता है कि आईआरआर कहता है कि प्रोजेक्ट कब एक्सेप्ट होगा, प्रोजेक्ट एक्सेप्ट तभी होगा जब आपकी, क्योंकि आईआरआर क्या एक रिक्वायर्ड रेट है ना कि इतना रिटर्न मिलना चाहिए, तो वो रिटर्न आपकी कॉस्टिंग से ज्यादा हो तभी आप प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक। अब हमारे सामने ये क्वेश्चन है तो हम कैसे सॉल्व करें इसको, तो स्टेप वाइज चलते हैं। स्टेप वाइज में हमारा क्या हो जाएगा,
हमारा स्टेप पता है हमें कि क्या है स्टेप। सबसे पहले हमें क्या पता करना होता है, एक फेक एनओटी पीरियड पता करना होता है ना। उसके लिए हमें एवरेज एनुअल कैश फ्लो कैलकुलेट करना पड़ता है। और एवरेज एनुअल कैश फ्लो कैसे फाइंड आउट करते हैं, टोटल कैश इनफ्लो डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर करके। उसके बाद फिर हम अपना एनओटी टेबल चेक करेंगे और फिर उसके बाद फॉर्मूला पुट कर देंगे। ठीक, तो एक एक करके हम इस प्रोसेस में जाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप पे जाएंगे। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था, कैलकुलेट एवरेज एनुअल कैश फ्लो टू डिटरमाइन द फेक एनओटी या फेक पेबैक पीरियड। एक फेक एनओटी कैलकुलेट करने के लिए हमें एवरेज एनुअल कैश फ्लो करना है। तो फॉर्मूला क्या था हमारा कि जितना भी कैश इनफ्लो है डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। अब जो कैश इनफ्लो था क्वेश्चन में हमारा दिया है 5 साल की पीरियड है, मतलब 5 साल उस प्रोजेक्ट से पैसे आएंगे, तो उनका हम टोटल करने वाले हैं। तो 3 लाख प्लस 4 लाख प्लस 6 लाख प्लस 3 लाख प्लस 2 लाख डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय 5। नंबर ऑफ ईयर कितने, 5 साल है ना, तो 5 है। तो अब एवरेज हो गया। एवरेज तो सिंपल ही करते हैं ना, जिस तरह हम सिंपल एवरेज करते हैं वही एवरेज कर रहे हैं आप। तो आपने एवरेज कर दिया, तो 18 लाख डिवाइड बाय 5 आएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 3,60,000। अब आपको एनओटी निकालना है। एनओटी, फेक एनओटी या पेबैक पीरियड कैसे निकालते थे, कितना पैसा जाएगा कितना पैसा आएगा। तो आएगा कितना ऑन एन एवरेज, 3,60,000 ऑन एन एवरेज आपको हर साल आने वाले हैं। तो एनओटी आप निकालिए, फेक एनओटी या फेक प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर या फेक पेबैक पीरियड, आप कुछ भी समझिए, आपको एक फैक्टर निकालना है, एनओटी फैक्टर निकालना है, राइट। तो हम क्या कहें, इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय एवरेज एनुअल कैश फ्लो। तो अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 13,85,000 डिवाइड बाय 3,60,000। इनिशियल इन्वेस्टमेंट 13,85,000 का, प्रोजेक्ट कितना था, 13,85,000 का, और हर साल पैसा आने कितना वाला है, 3,60,000। तो हमारा कितने साल में पे बैक हो जाएगा, 3.847। इसी को अगर हम एनओटी कहें तो 3.847 की हमारी एनओटी आ गई। ये फेक एनओटी है। अगर इवन कैश इनफ्लो होता तो हम ये एवरेज नहीं निकालते, सीधा यही सेकंड वाले पार्ट से शुरू कर देते और हमारा फैक्टर निकलते ही हम फॉर्मूले में जाते, फैक्टर चेक करते कौन से रेट पे आ रहा है, और फिर वही फैक्टर से पूरा फॉर्मूला पे पुट करते हुए आंसर निकाल लेते। लेकिन अभी हमें सीधा फैक्टर नहीं है क्योंकि ये फेक फैक्टर है, सही नहीं है, पर हमको सिर्फ एनपीवी निकालने के लिए डिस्काउंटिंग का रेट चाहिए। तो ट्रायल एंड एरर बेसिस पे अलग अलग रेट में जाएं, इससे बेटर है कोई एक अप्रोक्सीमेशन का रेट निकाल लें। उसी के लिए हमने ये फैक्टर निकाला है। अब सेकेंड रूल हमारा क्या कहता है कि जैसे ही आपको एनओटी फेक मिल जाती है तो आप क्या करिए, आप उसको टेबल में चेक कर लीजिए कि कौन से रेट के बीच में ये एनओटी आ रहा है, उसी रेट से आप डिस्काउंट कर दीजिएगा अपना, मतलब उसी रेट से डिस्काउंट करके एनपीवी कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं, 3.847 है। लास्ट जो इवन कैश इनफ्लो का वीडियो था उसमें हमने आपको क्वेश्चन में ही दे रखा था कि कैसे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर या कैसे एनओटी फैक्टर आपका आएगा, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था। एमबीए या बीकॉम के लेवल की बात करते तो ये फैक्टर आपको ऑलरेडी गिवन होगा, अगर गिवन नहीं होगा तो आपको चार्ट दे दिया जाएगा, मतलब टेबल दे दिया जाएगा, आप वहां से देख के निकाल लेंगे, राइट। और अगर जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं उसमें ये कैलकुलेट करना पड़ता है, तो कैलकुलेट करने की भी टेक्निक हम आपको बता देंगे, पर फिलहाल हम टेबल से जाते हैं। तो 3.847 5 ईयर्स में है, तो ये ऐसे हमारा टेबल होगा। हमें एनुअल देखना है, राइट, एनओटी टेबल देखना होगा। तो देखिए ये एनओटी टेबल 3.847 5 ईयर्स में कहाँ आ रहा है, तो हमें देखिए 5 साल पता है, रेट नहीं पता तो हम रेट में तो नहीं जा सकते, पर 5 ईयर्स पता है। तो हम पहले ईयर्स में 5 देखिए, 5 में आप पूरे रो में देखिए कि 3.847 कहाँ आ रहा है। तो देखिए 5 में जब हम जाते हैं तो पहले में 4.33 आ रहा, फिर 4.21 आ रहा, फिर 3.993 आया, हमारा कितना 3.847। तो हमारा तो कम है, ये ज्यादा है, 3.993 ज्यादा है। एक तो ये किस पे, 8% पे। दूसरा क्या आया, 10 पे कितना आ रहा, 3.791, और हमें कितना चाहिए 3.847, इसका मतलब ये तो कम है। तो देखिए एक ज्यादा मिल गया, एक कम मिल गया, 2 रेट मिल गए हमें। तो इसका मतलब इन्हीं दोनों रेट पे हमें क्या करना है, एनपीवी कैलकुलेट कर लेना है। 8% 10% पे हम एनओटी कैलकुलेट कर लेंगे और हमारा रेट, एक्चुअल रेट इसी के बीच में आएगा। क्लियर है। तो ट्रायल एंड एरर के बेसिस पे रैंडमली कोई भी रेट उठाए, अगर रैंडमली उठाना पड़ता तो 12% का रेट उठाते, रैंडमली 12% उठाते, फिर 10% उठाते, फिर 11 उठाते, जो भी होता है इस तरह से उठाते जाते, फिर हमें एक्सट्रपोलेशन भी करना पड़ सकता। तो बेसिकली हम उस तरह से जाते तब। अदरवाइज सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप इस तरह से फेक एनओटी निकाल के आप टेबल में चले जाइए और देख लीजिए कौन सा रेट है, फिर उसी 2 रेट का आप एनपीवी कैलकुलेट कर लीजिए। तो हमें 2 रेट मिल गए टेबल के हिसाब से। अब देखिए एक चीज और बता दूं, अगर जिनको ये चीज नहीं आ रही हो, मतलब टेबल से नहीं, जिनको ये चीज कैलकुलेट करनी हो, उनके लिए कैलकुलेशन का बहुत इजी तरीका है। जैसे आपको मैंने कैलकुलेशन के लिए प्रायर वीडियोस में बताया ना कैलकुलेटर पे, कि कैलकुलेटर पे आप कैसे निकालते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, बस वही करना और जीटी की बटन प्रेस करनी है, दैट्स इट। तो करने का तरीका पहले देख लीजिएगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, मान लीजिए 10% का ही निकालते हैं, 5 ईयर्स के लिए करना है। तो आपको पहले क्या करना होगा, पहले कैलसी पे 0 सेट करके 100, फिर डिवाइड बाय 110 करना होगा, ठीक। फिर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई के साइन प्रेस करने होंगे। अब आपकी
आपकी स्क्रीन पे, आपके कैलकुलेटर की स्क्रीन पे 0.909090 करके दिख रहा होगा। ठीक, अब आप एक काम करिए, अपनी कॉपी में 0.909 3 डिजिट या 4 डिजिट तक लिख लेते हैं, तो 0.909 तक आप नोट कर लीजिए। ठीक, अब अपने कैलकुलेटर में तो आपने कुछ किया नहीं है, अब आपने कैलसी पे इक्वल की बटन प्रेस करनी है 9 टाइम्स, क्योंकि आप मान लीजिए यहाँ पे 5 इयर्स का दिखा रहे हैं, हमें 5 इयर्स का निकालना है, तो हमें क्या करेंगे, हम 4 टाइम्स करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इक्वल का बटन प्रेस करेंगे 4 टाइम्स, तो 1 2 3 4, वैल्यू कितनी दिखेगी, 0.6209। ठीक है, 0.6209 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब हमें क्या करना होगा, जीटी की बटन प्रेस कर देनी होगी। जैसे जीटी की बटन प्रेस करेंगे, हमें वैल्यू क्या दिख रही होगी, 2.881695 करके स्क्रीन पे वैल्यू दिख रही होगी। अब आपको प्लस करना है, जो आपने कॉपी में नोट किया था पहला फैक्टर 0.909, वही यहाँ पे लिख दीजिए, 0.909 हमने प्लस कर दिया, आंसर आ गया 3.7906। ठीक, अब देखिए 10% में, या इसको कहते हैं 3.791 भी कह सकते हैं। अब आप देखिए 10% में 5th ईयर का देखिए इतना ही एनोटेट दिख रहा है, 3.791। आपके कैलकुलेटर पे भी यही लिखा हुआ है 3.791। तो अगर एनोटेटेबल नहीं है तो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरह से। क्लियर है, तो कुछ नहीं करना है, 100 डिवाइड बाई रेट करना है, 100 डिवाइड बाई 100 प्लस रेट करना है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करिए, और जितना भी टाइम पीरियड आपको निकालना है, 5 साल 10 साल 15 साल, जितने भी टाइम पीरियड का निकालना है, उससे एक कम, मतलब 10 साल का निकालो तो 9 टाइम्स आपको इक्वल प्रेस करना है। लेकिन पहले जो स्क्रीन पे दिखा उसको कहीं नोट कर लीजिएगा, उसके बाद आप जीटी के बटन प्रेस कर देंगे, फिर प्लस कर दीजिएगा वो जो लिखा हुआ है वो फैक्टर, दैट्स इट, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो ये एनोटेट निकालने का तरीका हो गया। तो ये हमारा टेबल हो गया। अब टेबल के बाद हम क्या करना है, हमें अच्छे से पता क्या क्या है कि हमारी फेक एनोटेट 3.847 आ रही है 5 इयर्स की, जबकि 8% पे 3.993 है और 10% पे कितनी 3.791 है। और हमें क्या करना है, हमारा इसी दोनों के बीच में रेट है, तो हमें क्या करना होगा, डिस्काउंट करना होगा 8 एंड 10% में। हमें एनपीवी निकालनी है, तो हमें 8 और 10% पे डिस्काउंट करना है। अब एनपीवी निकालना हमें अच्छे से आता है, क्योंकि हमने एनपीवी के वीडियो में से सीख रखा है। तो यहाँ पे हम जल्दी से इस चीज को कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे, तो ईयर 5 ईयर है, 5 ईयर लिख देंगे, हमारे जितने भी कैश इनफ्लोज हैं 5 ईयर के वो लिख देंगे। फिर हम क्या करेंगे, फिर हमको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लिखना है। अब हमें 2 रेट पे निकालना होगा एनपीवी, तो एनपीवी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, उस रेट का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालते, फिर मल्टीप्लाई करके प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो निकालते, फिर टोटल कर देते हैं, हमारा फिर उसके बाद आउटफ्लो को लेस करके हमारा एनपीवी आ जाता है। फॉर्मूला हमें एनपीवी का याद है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, आपका पूरा चार्ट बना देंगे कि हमें 8% पे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लिखना होगा, फिर उसका हम मल्टीप्लाई करके कैश इनफ्लो निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू का। इसी तरह हमें 10% पे भी निकालना है, क्योंकि हमें 2 रेट निकालना है, और फिर उसके बाद उससे भी कैश इनफ्लो निकालना है। तो फिर अब हम क्या करेंगे, आपका जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है 8% का, वो नोट कर दे रहे हैं, 0.926, 0.857, 0.794, 0.73, ये हमारा सारा 8% का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हो गया। अब हम क्या करेंगे, 3 लाख को 0.926 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 लाख को 0.857 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 लाख को 0.794 से। तो इस तरह से हमारा क्या निकल जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो निकल आएगा। जैसे ही हमारा कैलकुलेट हो जाएगा, सेम हमको 10% का भी निकालना होगा, राइट। तो जब हम 10% का निकालेंगे तो पहले उनका फैक्टर लिख लेंगे, फैक्टर लिखने के बाद सेम हम उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये पूरा कैश इनफ्लो निकल के आ जाएगा। क्लियर है, तो 0.90 को 3 लाख से, फिर 0.826 को 4 लाख से, 0.751 को 6 लाख से, इस तरह से मल्टीप्लाई करके हमारा कैश इनफ्लो, जैसे एनपीवी निकालते हैं, जैसे हमारा ये हो जाएगा, हमें क्या करना होगा, टोटल लगानी पड़ेगी। तो जब हम टोटल लगाएंगे तो टोटल हमारा कैश इनफ्लो कितना आ गया, 8% के हिसाब से 14,53,700 आ गया, और 10% के हिसाब से 13,82,800 आ गया। ये दो हमारे इनफ्लो आएंगे। ठीक है, मतलब जो फ्यूचर में आपको अलग अलग पैसे दिख रहे हैं ना, जो फ्यूचर में दिख रहा है कि 18 लाख आएगा टोटल, वो एक्चुअली अगर आज इसकी वैल्यू निकाल के आते तो कितना आएगा, सिर्फ 14,53,700 आएगा अगर 8% डिस्काउंट करते हैं, और 13,82,800 आएगा अगर हम 10% से करते हैं। क्लियर है, अब हम क्या करेंगे, इसमें से आउटफ्लो को डिडक्ट कर देंगे, मतलब हमारा जो इन्वेस्टमेंट है, तो हमारे कितने 13,85,000 प्रोजेक्ट की कॉस्ट थी। जैसे हम डिडक्ट करेंगे हमारा क्या आ जाएगा, हमारी एनपीवी हमारे सामने होगी। एनपीवी कितनी आ जा रही है, एनपीवी कैलकुलेट करेंगे तो हमारी एक में आएगी 68,700, लेस कर दिया हमने, और दूसरे में क्या आ रही है, दूसरे में हमारी आएगी -2200। अब देखिए, एक हमारी पॉजिटिव आ रही है, एक हमारी नेगेटिव आ रही है, तो जीरो तो इसी के बीच में होगा ना, जीरो माइनस और प्लस के बीच में कहीं होगा ना, इसका मतलब इन्हीं के बीच में हमारा रेट है, 8 और 10% के बीच में हमारा रेट है। और एनपीवी से भी हमें पता चल गया कि एक माइनस है एक प्लस
प्लस है तो इसी के बीच में कहीं ना कहीं हमारी क्या है, हमारा रेट होगा। तो अब हमको सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। हमें क्या क्या पता है, एनपीवी 8% के हिसाब से 5 ईयर के लिए 68,700 आ रही है, रिक्वायर्ड एनपीवी 0 है, 10% के हिसाब से -2200 आ रही है। अब हमको इंटरपोलेशन कर देना होगा, ठीक है। इंटरपोलेशन करना है तो फॉर्मूला हमें अप्लाई करना होगा, फॉर्मूला हमारे सामने है, ठीक है। अगर किसी को ये फॉर्मूला नहीं याद करना मत करिए, आपको पहला वाला इवन का याद है ना, प्रेजेंट वैल्यू लोअर रेट हायर रेट, तो बस वही वाला याद रखिए। आप खाली प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर की जगह एनपीवी का अमाउंट लिखना है और कुछ नहीं करना है, बहुत इजी है। तो आप क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे हम ये वाला फॉर्मूला, आप इससे भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम फॉर्मूले में कर देंगे R1 प्लस NPV1 डिवाइड बाय NPV1 माइनस NPV2। बेसिकली क्या है कि लोअर रेट की एनपीवी और हायर रेट की एनपीवी। तो लोअर रेट पे आपका 68,700 आ रहा है और उस पे हायर पे -2200 आ रहा है। हम सबकी वैल्यू पुट करना शुरू कर देंगे। जैसे हमारी वैल्यू पुट हो जाएगी, क्योंकि माइनस में फिगर है तो हम इसको ब्रैकेट में रखेंगे, फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 70,900। क्लियर है, 68,700 डिवाइड बाई 70,900। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के दो तरीके, एक 68,700 डिवाइड बाई 70,900 पहले कर लीजिए और फिर मल्टीप्लाई बाई 2% करिए, या 68,700 का 2% निकाल लीजिए और उसके बाद डिवाइडेड बाई 70,900 करिए और फिर जो वैल्यू आएगी उसको 8% की जगह 0.08 मतलब फैक्टर में उसको भी लिख लीजिए और आप उससे कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। कि सब आप फैक्टर में करें तो 8% की जगह 0.08 करना पड़ेगा, 8 डिवाइड बाई 100। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो उस तरह कर सकते हैं। तो हम यहाँ सिंपल वाला करते हैं, 68,700 डिवाइड बाई 70,900 को पहले डिवाइड कर लेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 प्लस 0.96897 मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो वैल्यू कितनी आ गई, 8 प्लस 1.93794, फिर हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 9.937% आ गया। ये हमारा IRR का रेट आ गया। मतलब इस रेट पे हमारा, अगर इस रेट से हम डिस्काउंट करेंगे तो हमारी एनपीवी क्या आएगी, 0 आएगी। क्लियर है? तो ये हमारा IRR का रेट हो गया। अब प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करें या नहीं करें तो उसके हिसाब से देखिए तो IRR कितना 9.94% है, जबकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी आ रही है, 12%। आपको रिटर्न का रेट 9.94 आ रहा है, लेकिन खर्चे का रेट, जो पैसा इस प्रोजेक्ट में लगाएंगे वो पैसा लेने के लिए आपको जो पैसा पे करना पड़ रहा हो, जो इंटरेस्ट वगैरह जो देना पड़ना होगा, मतलब जो कॉस्ट है उसकी, वो 12% है। तो क्या आपको लगता है कि ये फीजिबल प्रोजेक्ट है, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए? नहीं। तो हमेशा याद रखिएगा IRR आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या आंसर लेंगे, प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल नहीं है। तो बहुत सिंपल है, अनइवन कैश इनफ्लो करने का इंटरपोलेशन करना है, बस और कुछ नहीं है। इंटरपोलेशन जो स्टार्ट्स में करते हैं वही फॉर्मूला है, कुछ नहीं है। लोअर रेट लो और लोअर रेट हायर रेट का डिफरेंस को मल्टीप्लाई करना होता है, लोअर रेट की वैल्यू डिवाइड बाय लोअर और हायर रेट के माइनस, बस यही करना होगा। यहाँ एनपीवी को माइनस करिए, रिक्वायर्ड एनपीवी क्या है, 0, तो एनपीवी 1 माइनस 0 करेंगे आप। अगर रिक्वायर्ड वाला करना भी है तो 0 ही तो रिक्वायर्ड होगा, तो इससे अच्छा लिखिए ही मत, इसीलिए वहां पे एनपीवी 1 सिर्फ लिखी गई है। बाकी आपको करना तो कैसे भी कर सकते हैं। क्लियर है? तो बहुत ईजी है, सिर्फ एवरेज निकालिए कैश इनफ्लो का, एक आप फेक एनोटी निकालिए, टेबल चेक करिए, 2 रेट निकालिए, उस रेट पे एनपीवी कैलकुलेट कर लीजिए, हायर और लोअर एनपीवी मिल गई, फॉर्मूले में पुट करिए, आंसर डन। तो ये आपका IRR मेथड हो गया और यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। इवन कैश इनफ्लो और अनइवन कैश इनफ्लो दोनों कंप्लीट हो गया। हम उसी सीरीज़ में PI देखेंगे, इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि PI एग्जैक्टली क्या मीन करता है। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड इज़ अ डिस्काउंटेड टेक्निक ऑफ कैपिटल बस्टिंग। इट इज़ अ मेथड ऑफ इवेलुएटिंग इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स। हमें पता है कि कैपिटल बस्टिंग में हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स को इवेलुएट कर रहे होते हैं। जो कैपिटल बस्टिंग का प्रोसेस होता है उस प्रोसेस में भी होता है कि प्रोजेक्ट इवेलुएशन, और जितनी भी कैपिटल बस्टिंग की टेक्निक है उन्हीं के थ्रू हम प्रोजेक्ट्स को इवेलुएट करते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो है, जो उसके टूल्स का एक पार्ट है, वो क्या करता है, इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स जो कंपनीज़ के सामने होती हैं उन्हें इवेलुएट करता है और हमें बताता है कि हाँ उस इवेलुएशन के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि हमें ये प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है या फिर नहीं करना है। ये डिस्काउंटेड टेक्निक है क्योंकि ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करती है, right? PI is the ratio between the present value of cash inflow and present value of cash outflow of the project. That's why it is also called benefit cost ratio. तो actually PI में हम क्या करते हैं,
जैसे कि पीआई में हमने देखा एनपीवी में कि हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालते हैं इनफ्लोज का एंड आउटफ्लोज का और उसे कंपैरिजन करते हैं। सिमिलरली पीआई में हम क्या करते हैं, हम सारे इनफ्लोज का प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, आउटफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। आउटफ्लो में जो कैश जाने वाली है उसका प्रेजेंट वैल्यू और जो कैश आएगी हमें कई सालों में उनका प्रेजेंट वैल्यू, दोनों का निकाल के हम उसका रेशियो निकालते हैं। दोनों की प्रेजेंट वैल्यू पता करने के बाद हम उसका रेशियो निकालते हैं। मीन्स हम यहाँ पे माइनस नहीं करते हैं, यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं, इसीलिए इसको रेशियो भी कहा जाता है और इसका नाम है बेनिफिट कॉस्ट रेशियो। बेनिफिट कॉस्ट रेशियो कैसे हो गया, बेनिफिट मतलब जो आपको मिलने वाला है, जो प्रॉफिट आप कमाएंगे, जो आएगा आपको लाभ जो मिलेगा, और कॉस्ट मतलब जो आपकी लागत लगने वाली है, जो आपके पास से पैसे जाने वाले हैं। तो बेनिफिट एंड कॉस्ट का रेशियो है और रेशियो मींस डिवाइड करने के लिए हो गया। तो बेनिफिट जो इनफ्लो आपको आएगा, कॉस्ट मींस जो आपके पास से आउटफ्लो कैश का जाएगा, उन दोनों के बीच के रेशियो को हम पीआई कहते हैं और इसीलिए इसे बेनिफिट कॉस्ट रेशियो मेथड भी कहते हैं। तो इट इज़ अ बेसिकली रिफाइनमेंट ऑफ एनपीवी मेथड। एक्चुअली एनपीवी मेथड में क्या हो गया कि हम कंपैरिजन कर लेते थे कि इनफ्लो ज़्यादा है आउटफ्लो से तो फिर हमारी पॉजिटिव एनपीवी है, प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दो। अगर आउटफ्लो कम है, मतलब आउटफ्लो ज़्यादा है और इनफ्लो कम है, तो हमें प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देना होता है। तो ये इसी से एडवांस है या उसी का आप कह सकते हो कि एनपीवी के अप्रोच को ही अडॉप्ट करके आगे मूव ऑन किया गया है, राइट। तो इट इज़ अ मेजर्स द वैल्यू ऑफ अ प्रोजेक्ट इन टर्म ऑफ ₹1 और इन परसेंटेज। तो एग्जैक्टली हम पीवी में क्या करते हैं, देखिए एनपीवी में हम टोटल पता करते हैं, टोटल हमें इतना इनफ्लो आया, आने वाला था कई सालों में, टोटल आज की डेट में इसकी ये वैल्यू रही और इतना आउटफ्लो हमारे पास से जाने वाला था। तो इनफ्लो ज़्यादा हुआ तो हम एनपीवी आ गई, तो ये क्या हो गया, टोटल अमाउंट में हो गया। वही पीआई जो होता है वो हमें ₹1 में मेज़र करके बताता है, टोटल अमाउंट में नहीं। यही जो है कि इनफ्लो हमारा ज़्यादा है या आउटफ्लो ज़्यादा है या एग्जैक्टली क्या पोजीशनिंग है, उसकी जो वैल्यू है वो पूरे प्रोजेक्ट की पूरी वैल्यू पूरे अमाउंट के थ्रू नहीं बताता। जैसे एनपीवी में टोटल अमाउंट बता रहा है तो ये पूरा अमाउंट नहीं बताता, वो ₹1 में मेज़र करके बताता है कि आपका प्रोजेक्ट ₹1 में कितना बेनिफिट कर रहा है। तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज डिज़ायरेबिलिटी फैक्टर, बेनिफिट कॉस्ट रेशियो इसके अलग नाम है, पीआई, इन सारे नेम से उसको जानते हैं। तो एग्जैक्टली हम पीआई का फॉर्मूला देख लेते हैं। तो पीआई इज इक्वल टू, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। जो हमें आएगा उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे और जो कैश जाने वाली है, मीन्स कई टाइम्स क्या होता है कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट होती है वही प्रेजेंट वैल्यू भी बन जाती है, पर अगर आपका पैसा भी जो इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट में लगने वाले हैं वो आने वाले कई सालों तक लगते रहेंगे, जैसे पहले साल आपको 50,000 लगा, दूसरे साल 1 लाख लगेगा या तीसरे साल 25,000 लगेगा, तो आपका आउटफ्लो भी कई ईयर्स में हो रहा है। तो इन दैट केस हमें उन आउटफ्लोज को भी आज की डेट में मेजर करना पड़ता है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, तो PVCIF डिवाइडेड बाय PVCOF। अगर पीआई हमें इस पीआई के फॉर्मूले से हमें ₹1 में वैल्यू पता चलेगी, पर अगर हमें परसेंटेज में पीआई की वैल्यू पता करनी होती है, जो कि हम कई बार निकालते हैं, तो हम मल्टीप्लाई बाई 100 कर देते हैं, सिंपल। तो अगर होता क्या है कि पूरा हम प्रोजेक्ट को इवेलुएट करके रिजल्ट निकाल रहे हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं, हमें डिसीजन लेने के लिए हेल्पफुल होता है, ये डिसीजन मेकिंग टूल है। तो अभी क्या करना है, कैसे हम इसको डिसाइड करते हैं कि देखिए अगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो मोर देन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो है, तो हम कहते हैं कि पॉजिटिव एनपीवीआई, ऑब्वियसली आपको जो पैसा आएगा वो जितना लगने वाला है उससे ज़्यादा आने वाला है, तो आप क्या कहेंगे, मतलब प्रॉफिट है, तो दैट इज़ कॉल्ड एनपीवी, पॉजिटिव एनपीवी है। अगर पॉजिटिव एनपीवी है तो हम ये समझ सकते हैं कि जो पीआई आएगी उसकी वो हमेशा ₹1 से ज़्यादा की होगी। तो जब भी ₹1 से ज़्यादा की होगी तो हम उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे। वहीं अगर इनफ्लो कम है और आउटफ्लो ज़्यादा हो रहा है तो इन दैट केस लागत ज़्यादा लग रही है और बेनिफिट कम आ रहा है, तो एनपीवी भी नेगेटिव आएगी। और हम ये मानते हैं कि ऐसी सिचुएशन में पीआई क्या होगी, हमेशा ₹1 से कम आएगी। तो जब भी पीआई, अगर आप सोचिए कि एनपीवी आपके सामने नहीं है और सिर्फ पीआई है, तो पीआई के बेसिस पे अगर डिसीजन लेना है तो आप क्या कहेंगे कि अगर ₹1 से ज़्यादा आई पीआई तो हम प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करेंगे, अगर ₹1 से कम आई पीआई तो हम प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देंगे। सिमिलरली अगर परसेंटेज में आप निकाल रहे हैं, अगर 100+ में परसेंटेज आ रही है तो आप उसे एक्सेप्ट करेंगे और अगर 100 से कम में आ रही है तो आप उसे रिजेक्ट कर देते हैं।
तो इस तरीके से हम प्रोजेक्ट को इवेलुएट करते हैं। तो हमने एक्चुअली एनपीवी भी देख रखा है, तो इसीलिए हम एनपीवी और पीआई दोनों को इवेलुएट कर रहे हैं एक साथ। और ये सारी की सारी टेक्निक टाइम वैल्यू को कंसीडर करती है, तो इसलिए इन सब के बेसिस पर जो रिजल्ट आएगा वो भी आपका सिमिलर ही आएगा। बस एक चीज़ है कि अगर ये दिमाग में क्वेश्चन आता है कि जब एनपीवी से भी हमें पता चलता है तो पीआई ही क्यों, एक्चुअली हम पीआई क्यों निकालें, तो एक्चुअली क्या होता है कि कभी कभी होता है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स होते हैं। मींस आपको मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट जो हैं वो सेम नेचर के लग रहे होते हैं, सिमिलरली प्रॉफिट दे रहे होते हैं, थोड़ा सा इधर उधर होता है, तो आपको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होती है, आपको रैंकिंग करने में प्रॉब्लम होती है। तो पीआई क्या करती है, इस चीज़ के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। पीआई के थ्रू हम प्रोजेक्ट्स को रैंकिंग अच्छी दे सकते हैं, आराम से 1 रुपये की वैल्यू के हिसाब से हम प्रोजेक्ट को रैंक कर पाते हैं। तो इसी वजह से पीआई आप कैलकुलेट करते हो रैंकिंग करने के लिए। जब सिचुएशन आपकी कैपिटल रैशनिंग की होती है, जहाँ पे मतलब कैपिटल की शॉर्टेज होती है और हमें एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट अच्छे दिख रहे होते हैं, तो इन दैट केस हम पीआई को प्रेफर करते हैं रैदर देन एनपीवी। तो चलिए हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल लेते हैं कि द इनिशियल कैश आउटले ऑफ द प्रोजेक्ट इज़ ₹1,00,000। तो जो आपका इनिशियल कॉस्ट लगने वाली है प्रोजेक्ट में, जो प्रोजेक्ट की इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है वो कितने रुपीज़ की है, 1,00,000 की। एंड इट्स जनरेट कैश इनफ्लो ऑफ ₹20,000, ₹40,000, ₹60,000 एंड ₹80,000 इन 4 ईयर्स। अब उस प्रोजेक्ट से जो आपको रेवेन्यू जनरेट होने वाली है, जो प्रोजेक्ट से आज जो आप 1,00,000 रुपये लगाएंगे उससे जो आपको आने वाले सालों में पैसे मिलने वाले हैं, वो क्या है कि फर्स्ट ईयर में आपको 20,000 मिलेगा, सेकेंड ईयर में 40,000 मिलेगा, थर्ड ईयर में 60,000 एंड फोर्थ ईयर में 80,000 मिलेगा। एज्यूम 10% रेट ऑफ डिस्काउंट। अब ये 10% रेट ऑफ डिस्काउंट क्या हो गया, वो वही हर्डल रेट, कट ऑफ रेट, डिस्काउंट रेट जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। तो वो क्या रेट दिया है, 10%, जिसके बेसिस पे हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स एंड ऑल्सो सजेस्ट वेदर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ प्रोजेक्ट। तो अब आप बताइए कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को कैलकुलेट करिए और हमें बताइए कि हमें प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है या फिर प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करना है। तो अब हमें पता है कि एक्सेप्ट और रिजेक्ट हम कब करने वाले हैं, अगर पीआई जो आपकी आने वाली है वो अगर 1 रुपये से ज़्यादा की होगी तब तो हम प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लेंगे, और अगर वो 1 रुपये से कम होगी तो हम प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देंगे। तो क्वेश्चन है इसकी पीआई है कितनी, तो अब हमें पीआई पता करनी है। क्लियर है। तो चलिए देखते हैं कि पीआई कैसे कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, ये आपके सामने 4 ऐसे रो हम बना लेंगे, जिसमें एक में हो गया आपका ईयर, कितने ईयर्स तक आपको रेवेन्यू मिलने वाली है, कैश इनफ्लोस, क्या क्या रेवेन्यू आपको मिलेगी, देन प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, हमको ये सबसे इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एनपीवी हो चाहे ये पीआई हो आपका, एंड प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। जितने भी डिस्काउंटिंग मेथड हैं कैपिटल बस्टिंग के, उसमें प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होता है आपका। तो अब हम क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालेंगे, किस रेट से, 10% से। उसके बाद हम क्या निकाल लेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। तो जो कैश इनफ्लोज हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है वो हम लास्ट उसमें निकाल लेंगे, राइट। तो अब हम क्या करते हैं, 4 ईयर्स हैं पूरे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ईयर हम मेंशन कर देंगे। अब 4 ईयर्स की जो कैश इनफ्लोज आने वाली है वो कितनी कितनी है वो मेंशन कर दिए। फर्स्ट ईयर आपको कितना रिसीव होगा उस प्रोजेक्ट से, 20,000, सेकेंड ईयर कितना रिसीव होगा, 40,000, थर्ड ईयर 60,000 एंड फोर्थ ईयर 80,000 आपको पैसे आएंगे। ये आपको पता है, ये क्वेश्चन में गिवन है, राइट। अभी तक का जितना डेटा है वो क्वेश्चन में गिवन डेटा है। अब क्या है, आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालना है। किस रेट से निकालना, रेट क्वेश्चन में गिवन है कि 10% के रेट से आप प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालिए। अब देखिए प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैसे निकलता है, तो वो ऑलरेडी हमने एनपीवी के भी वीडियो में और टाइम वैल्यू ऑफ मनी के भी वीडियो में हमने डिस्कस कर रखा है कि प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैलकुलेटर से कैसे कैलकुलेट किया जाता है। और अगर आपके पास क्या वो शीट है, मींस टेबल, अगर आपके पास टेबल है तो आप टेबल से कैसे वैल्यू पुट करेंगे, और अगर क्वेश्चन में गिवन है तो क्वेश्चन में गिवन है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो क्वेश्चन में गिवन है तो ठीक है, नहीं तो फिर टेबल से लीजिए, और नहीं तो फिर कैलकुलेटर से कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो तीनों ही बातें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने वीडियो में। तो अगर आपको प्रॉब्लम है आप वहाँ पे जाके अच्छे से देख सकते हैं कि वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे। पर मैं ये बता दूं कि प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या डिनोट कर रहा है, ये मैं फिर से बता देती हूँ कि देखिए प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हम निकाल के रहे हैं क्योंकि ये 20,000 हमें क्या करना है, आज इवेलुएट करना है, आज के दिन पैसे हमारे आज जा रहे हैं, और जो आने वाले पैसे वो हमें फ्यूचर में आने वाले हैं, तो उसे हमें आज के डेट पे इवेलुएट करना है कि जो फ्यूचर में पैसे आएंगे उसकी आज कितनी वैल्यू है। तो हम जो
फ्यूचर के आने वाले पैसों की वैल्यू आज जो हम कैलकुलेट करेंगे वो कैसे करते हैं, वो ही प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर होता है। उसी के बेसिस पे हम कैलकुलेट कर पाते हैं कि उस पैसे की वैल्यू आज कितनी है। करेक्ट। तो ये रिवेन्यूज तुम्हें फ्यूचर में मिलने वाले हैं, आज तो नहीं, पर पैसा जाने वाला है कब, आज। अब हमें इवेलुएट करने के लिए कंपैरिजन जब करेंगे तो हम आज की वैल्यू में कंपैरिजन करेंगे, ना कि हम आने वाले कई सालों की वैल्यू में कंपैरिजन करेंगे। लग रहा है आज तो आएगा भी आज कितना, इसी से कंपैरिजन करेंगे, तभी तो हमें क्लियर डिसीजन ले पाएंगे क्लियर कि वाकई में करना है या नहीं करना है। तो हमें क्या करना होगा, जितने रिवेन्यू फ्यूचर में आने वाले हैं उन सारे रिवेन्यूज़ की वैल्यू आज कितनी है। ये जो फर्स्ट ईयर है, आप कहाँ पे खड़े हैं, आप जीरो पे खड़े हैं, आज खड़े हैं, ठीक। आने वाले फर्स्ट ईयर में आपको 20,000 रुपये मिलेंगे, पर आज जीरो, जहाँ पे आज आप स्टैंड हैं, पैसे आपके जो 1 लाख लग रहे हैं वो यहाँ लग रहे हैं, और आपको आएगा कब, आने वाले नेक्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर में आपको 20,000 आएंगे। तो जो नेक्स्ट फर्स्ट ईयर में 20,000 आने वाले हैं उसकी एग्जैक्टली वैल्यू इस 0 पॉइंट ऑफ टाइम पे कितनी होगी, वो हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से कैलकुलेट करते हैं। अब जैसे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हमने लिख दिया, तो मैंने पहले भी बताया कि ये 1 रुपये की वैल्यू बताता है कि 1 रुपये की वैल्यू क्या होगी। जैसे मान लीजिए कोई आपको 1 रुपया फर्स्ट ईयर में देता है, 1 रुपया सेकेंड ईयर में देता है, तो उसकी आज कितनी वैल्यू होगी। तो जैसे देखिए मैंने आपको किया कि 0.909, 0.826, 0.751, 0.683 ये वैल्यू कैसे आई मैं बता चुकी हूँ, आप उस वीडियो में देख सकते हैं। तो अब ये वैल्यू हमारी आ गई। ये वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि 1 रुपया, अगर सेकेंड ईयर में देखिए कितनी वैल्यू दिख रही है, 0.826। अगर 1 रुपया आपको सेकेंड ईयर में कोई देता है तो एग्जैक्टली उसकी आज कितनी वैल्यू है, आज सिर्फ 82 पैसे की वैल्यू है, 0.826। अगर कोई थर्ड ईयर में आपको 1 रुपया देता है तो एक्चुअली उसकी आज कितनी वैल्यू है, सिर्फ 75 पैसे की, ठीक। हम जो फ्यूचर में मिल रहा है उसकी आज वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। टुडे प्रेजेंट में उसकी वैल्यू कितनी है हम वो कैलकुलेट करते हैं। तो इसी तरीके से 20,000 रुपया आपको 1 साल बाद मिलेंगे, और 1 साल बाद 1 रुपये की वैल्यू कितनी है, 90 पैसे। मतलब आज अगर 1 रुपये वाली जो 1 साल बाद आपको मिलने वाली उसकी वैल्यू आज देखिए तो सिर्फ 90 पैसे हैं। तो एक्चुअली 20,000 की वैल्यू आज कितनी होगी, तो हम यहाँ पे वैल्यू मल्टीप्लाई करके इन सब की वैल्यू पुट कर देंगे, राइट। तो आपका आ जाएगा 18,180। इसी तरीके से 40,000 है, 40,000 का अगर हम करेंगे 0.826 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्चुअली कितनी आ गई, 33,040। मीन्स क्या हो गया, 40,000 जो आपको सेकेंड ईयर में मिलने वाले हैं एक्चुअली उसकी वैल्यू कितनी है, आज सिर्फ 33,040 है। इसी तरह 60,000 जो आपको थर्ड ईयर मिलेगा, रिवेन्यू आएगा, उसकी वैल्यू आज कितनी है, 45,060 की है। तो हमने क्या किया, प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो निकाल लिया, कैश इनफ्लो को प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये सारी वैल्यू हमारी टोटल प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लोज हर ईयर का एग्जैक्ट वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, जैसे हमारा पीवीसीआईएफ आ जाएगा हम क्या करेंगे, आपका टोटल पीवीसीआईएफ कैलकुलेट कर लेंगे। टोटल कैसे करते हैं, 18,180 प्लस 33,040 प्लस 45,060 प्लस 27,320, इन सब का टोटल कर दिया। जितने भी प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लोज हैं टोटल को हमने टोटल कर दिया। तो कितना आ गया, 1,23,600। इसका मतलब क्या हो गया कि आने वाले 4 सालों में जो भी पैसे आपको मिलने वाले हैं उसकी आज के डेट में वैल्यू कितनी है, 1,23,600 है, राइट। एक्चुअली अगर आप कैश इनफ्लो टोटल करेंगे तो आप देखिए कितनी वैल्यू होगी, 40 प्लस 20 60 60 60 120 और 80, मतलब 2 है, 2 लाख। एक्चुअली देखिए आपको दिख रहा है कि आने वाले 4 सालों में वो कितना मिल रहा है, 2 लाख रुपए मिल रहे हैं, ठीक है, 2 लाख मिल रहे हैं। पर अगर आप प्रेजेंट में वैल्यू कैलकुलेट करिए, आज की डेट में उस 2 लाख की वैल्यू कैलकुलेट करिए तो रियल में कितनी वैल्यू है, सिर्फ वो 2 लाख की वैल्यू रियल कितनी है आज की डेट पे, 1,23,600। कहने को 2 लाख मिल रहे हैं, पर जब वैल्यू हमने आज की डेट में कैलकुलेट की तो रियल वैल्यू कितनी आई उसकी, 1,23,600। और हमारा आज की डेट में लग कितना आ रहा है, 1 लाख प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, दैट इज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 1 लाख। अब यहाँ पे देखिए कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 1 लाख है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका कैश आउटफ्लो होने वाला है, जो प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट लगने वाली है वो एक साथ लग जा रही है, आज ही 1 लाख लग रही है। ऐसा अगर होता कि आपको कुछ पैसे आज लगाने हैं, फिर 1 साल के बाद कुछ और इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा प्रोजेक्ट में, फिर 1 साल बाद और कुछ इन्वेस्टमेंट करने पड़ेगा, तब आपको ये सारी रिवेन्यू मिलेगी। तो मतलब आपका इन्वेस्टमेंट भी कई सालों में हो रहा है। इन दैट केस हम उस सारे इन्वेस्टमेंट की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लेते उसी रेट से और मल्टीप्लस कर देते, टोटल निकल जाता हमारा, तो वो हमारी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो हो जाती। पर इस क्वेश्चन में क्या हुआ, एग्जैक्ट एक साथ 1 लाख रुपए लग गए, तो वही जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वही हमारी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो हो गया। अब हमें पता चल गया कि इनफ्लो हमारा 1,23,600 है, आउटफ्लो हमारा 1 लाख का है। अब हमें क्या करना है, पीआई के फॉर्मूले में पुट कर देना है। अब पीआई का फॉर्मूला क्या होता है,
मतलब प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला क्या हो गया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो हमने क्या कर दिया, 1,23,600 डिवाइडेड बाय 1 लाख इज इक्वल टू कितना आ गया, 1.236। अब देखिए हमें पता था कि पीआई अगर 1 रुपये के प्लस में रहेगी, ठीक है, 1 रुपये से ज़्यादा रहेगी, मोर देन 1 रुपीज़ रहेगी तो हम प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लेंगे, अगर लेस देन 1 रुपीज़ रही तो हम प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर देंगे। हमें पीआई पता चल चुकी है, पीआई क्या है, 1 रुपये से ज़्यादा की है, तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे। एज द पीआई इज़ हायर देन ₹1 द प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड, राइट। अब अगर मान लीजिए सिचुएशन ये होती कि आपके पास मोर देन 1 प्रोजेक्ट है, आपके पास 2 प्रोजेक्ट हैं, राइट, और दोनों ही प्रोजेक्ट की जो पीआई आई वो मोर देन 1 रुपीज़ आ रही है, राइट। अब जब दोनों की ही मोर देन 1 रुपीज़ है तो दोनों ही प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल की कंडीशन में आ जा रहे हैं, तो फिर हम कौन सा चूज़ करें, तो बट ऑब्वियस है कि दोनों में जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी हम उसे चूज़ कर लेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि बेनिफिट कॉस्ट रेशियो, हाइयर रेशियो ही प्रेफरेबल होगा। जितना ज़्यादा रेशियो हाई आएगा वो उतना ही वही प्रोजेक्ट हमारे लिए प्रेफरेंस में आएगा, वही प्रोजेक्ट हम एक्सेप्ट करेंगे, राइट, क्योंकि ये बेनिफिट कॉस्ट रेशियो है, राइट। बेनिफिट से हम रेशियो निकाल रहे हैं कॉस्ट को कंपैरिजन करके, तो जो रिजल्ट है वो बेनिफिट को मोर अच्छे से बता रहा है, इसलिए मोर रेशियो मोर एक्सेप्टेबिलिटी की चांसेस रहेंगे। क्लियर, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा।